ये ज्योति का नेटवर्क फिर से धोखा दे दिया क्या? स्टार्ट वन रिकॉर्डिंग मैसेज गया आप लोगों के पास? हाँ ठीक है चलो। सर बोल रहे हैं कि हाँ बोलो। सर इसका पहले का भी रिकॉर्डिंग है ना आपका, मतलब मुझे दे दिएगा थोड़ा, हाँ हाँ मैं दे दूंगा। क्योंकि सर मैं 2 महीना बाद ही एग्जाम है, तो हाँ मैं तो बोल इस रहा हूँ। सब्जेक्ट का थोड़ा ये हो रहा है। ठीक है मैं सारा का सारा रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ठीक है ठीक ठीक। मैं तो तेरे को बोला था। अच्छा देख, आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले तो गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। आज एफएम में क्या बात करेंगे? आज एफएम में डिस्कस करना है आप लोगों के साथ सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है, ये सब बात करेंगे। जैसे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ये सब बात हो चुका है। अभी थोड़ा इक्विटी में फोकस करना है, ठीक है, इक्विटी और प्रेफरेंस में फोकस करना है, ठीक है। तो इक्विटी और प्रेफरेंस ये दोनों चीज कंपनी के लिए बहुत ही वाइटल कॉन्सेप्ट रखता है ना। और साथ में टर्म लोन का भी थोड़ा बात कर लूंगा आप लोगों से, ठीक है। टर्म लोन मतलब जो बिजनेस लोन कंपनी उठाते हैं ना बैंक से, ठीक है, तो उसका कॉस्टिंग कैसे करते हैं कंपनी, वो भी थोड़ा जान लेना चाहिए। ऐसे डेब्ट और मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट या कॉस्ट ऑफ बॉन्ड का जैसे कॉन्सेप्ट है, टर्म लोन का भी कॉन्सेप्ट वैसा ही है, बट थोड़ा बहुत फॉर्मूला का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को अभी कुछ देर में शेयर कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। और लास्ट वीक मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिया था ना, आप लोगों को ट्राई किया आप लोगों ने घर पे? 2-4 क्वेश्चन मैंने लिखा के दिया था। है सर। ट्राई করেছিস? है सर। ओके मैं आंसर मैच करा देता हूँ सर। हाँ सर। ओके नंदिनी वेरी गुड। ठीक है मैं आंसर मैच कराता हूँ लास्ट में, ठीक है, वेट कीजिए। यस अनिमेश गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो सर आप? हाँ मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? हम तो ठीक नहीं है अभी। क्यों? पैसा का दिक्कत है थोड़ा। पैसा का दिक्कत है? अरे सबको दिक्कत है पैसा का। नहीं सर, पैसा तो वो तो बात का बात है। थोड़ा मेडिटेशन वगैरह बढ़िया से नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज वगैरह अच्छा अच्छा। नहीं हो पा रहा ठीक से, इसलिए। अरे हो जाएगा चिंता ना कर। क्या हो जाएगा, कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ये सब बात बाद में पर्सनली और कर सर आप लेना। दाढ़ी नहीं बनवाए, क्या बात है? अच्छा आपको ठीक है देख के तो हमको टेंशन लग जाता है सर। नहीं नहीं टेंशन का कोई बात नहीं है, ठीक है, तू टेंशन मत ले। ठीक है अभी पढ़ ले चल, जैसे ही बहुत देर से देरी हो गया, चल क्लास से कर। ठीक है बाद में तेरे साथ मैं गप्पे मारूंगा, ठीक है अनिमेश चल। अच्छा मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया सर। तो अभी आपसे मैं बात करूंगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो चलो अच्छा स्क्रीन शेयर है ना? हाँ जैसे देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर कितना सारा था, मैं आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल्स में काफ़ी सारा डिटेल समझा चुका हूँ। और अभी मैं बात जो करने जा रहा हूँ वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, ठीक है, दीज आर द एरिया मैं मेनली बात करूंगा। और थोड़ा बहुत टर्म लोन जो है मतलब जो डेब्ट का ही एक तरह का डेब्ट का ही पार्ट है, ठीक है, उससे भी थोड़ा बात कर लूंगा। और लास्ट दिन जो मैंने छोड़ा था, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है, उसका थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ। तो चलो सर कॉपी पेन रेडी कर लो हमेशा की तरह और लिखना चालू करो। अच्छा तो जीरो कूपन बॉन्ड इसका कॉस्टिंग कैसे करते हैं कंपनी, ठीक है। कंपनी जीरो कूपन बॉन्ड कब इशू करता है, ठीक है, ये भी बहुत ही पॉपुलर एक फाइनेंस टेक्निक है सर। बॉन्ड है बट इसका जैसे आप लोगों को मैं नॉर्मल बॉन्ड के बारे में तो समझा चुका हूँ, बट ये जीरो कूपन बॉन्ड है, मतलब इसका कूपन नहीं होता। तो फिर क्या होता है, अगर कूपन नहीं होता है तो टैक्स में पढ़ चुके होंगे शायद आप लोग, इनकम टैक्स क्लास में मैं जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में डिस्कस करता हूँ नॉर्मली। कूपन का मतलब क्या है? जो इंटरेस्ट रिटर्न होता है ना सर,
वो होता है कूपन, ठीक है, हर बॉन्ड का होता है। आप लोग एनएससी बॉन्ड वगैरह में जाओगे ना, आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से बॉन्ड मार्केट में, आपको मैं हमेशा दिखाता हूँ, फिर से देख लो कि इसका वो कूपन नहीं होता, ठीक है। इंटरेस्ट रेट का जो एरिया है वो जीरो कूपन बॉन्ड में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर इस बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होता है सर, ये इशूड एट डिस्काउंट होता है और रिडीम्ड एट पार होता है, ठीक है। ये कंपनी इशू करता है, प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए मार्केट से पैसा उठाते हैं, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है सर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना सर, कूपन रेट, ये कूपन रेट इसका नहीं होता, ठीक है। जैसे NHAI बहुत सारा बॉन्ड आपको हमेशा मैं दिखाता रहता हूँ, तो ये जो बॉन्ड मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये बॉन्ड का कोई आपको कूपन रेट देखने को नहीं मिलेगा, जिसका नाम है जीरो कूपन बॉन्ड। सो थोड़ा लिखिए यहाँ पर, it is a bond, it is a bond which does not have any coupon, ठीक है, इसका कोई कूपन नहीं होता है। इट इज इशूड एट डिस्काउंट, मतलब ये बॉन्ड इशू करेगा डिस्काउंट में और रिडीम कर देगा पार में, रिडीम्ड एट, ठीक है। इशू करेगा डिस्काउंट में, रिडीम कर देगा पार में, मतलब 100 का बॉन्ड होगा, अगर मानो 100 का बॉन्ड है तो 90 में इशू करेगा और बाद में 100 में रिडीम कर देगा, मतलब 10% का क्या है बेनिफिट दे देगा जो भी बॉन्ड सब्सक्राइब करेगा। तो ऐसे बॉन्ड का भी कुछ कैलकुलेशन टेक्निक होते हैं सर। स्टेज 1, जैसे कि हमेशा मैं आपको बताता हूँ, दो कॉन्सेप्ट में बात होता है ना सर, एक इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू और एक कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलो पहले आप इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू देख लो। जब कोई इन्वेस्टर्स जीरो कूपन बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो उनके लिए रिटर्न का कॉन्सेप्ट आता है और कंपनी के लिए कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता है ना। तो यहाँ पर हम लोग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हुए जा रहे हैं, भले ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू मेनली समझ आता है, बट हम लोग पैरेलली इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी जानते हुए चल रहे हैं, बिकॉज वो भी मतलब ये सिलेबस का भी पार्ट है और आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू समझने से नहीं होगा, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको पैरेलली समझते हुए चलना है, तभी जाके आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्चुअल में मतलब जो भी आपको एक्सपर्टीज है वो हासिल कर पाओगे। नाउ पॉइंट इज सर इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, IV0। ये ज्योति का फिर से नेट प्रॉब्लम, इसको मैं बोला नेट चेंज करने के लिए। मोबाइल नेटवर्क में शिफ्ट करने से शायद इसका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, इसका वाईफाई काम नहीं कर रहा है प्रॉपर। अच्छा देखो, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो हमेशा एक इन्वेस्टर्स को समझना पड़ता है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब सर प्लीज टेल मी, इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब होता है? एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू, हर चीज का एक ओरिजिनलिटी होता है और उसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। तो फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू द पावर n, ठीक है। फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई होल टू द पावर n। ये हो जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड में। और जीरो कूपन बॉन्ड में यील्ड टू मैच्योरिटी जो होता है, YTM जो होता है, आप लोग को पता है सर यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है? और मजा का बात है सर, आजकल हम लोग म्यूचुअल फंड में भी यील्ड टू मैच्योरिटी का बात कर रहे हैं। ये सर नो, लास्ट वीक म्यूचुअल फंड क्लास जो लोग करते हो, मतलब बेसिकली जो लोग NISM का भी प्रिपरेशन ले रहे हो या फिर ग्रुप 2 CS एग्जीक्यूटिव लेवल में भी आपको पढ़ना पड़ता है, फाइनल लेवल में CSEM में फाइनल में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर म्यूचुअल फंड वगैरह का डिटेल्स चल रहा है। तो म्यूचुअल फंड में भी हम लोग आजकल YTM के बारे में काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। तो ये देखो सर फिर से यहाँ पर भी आ गया। तो YTM दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी, जीरो कूपन बॉन्ड का YTM कैलकुलेशन का तरीका होता है सर,
ऐसे किसी भी YTM का कॉन्सेप्ट है, इनफ्लो आपको इक्वल्स टू आउटफ्लो, ठीक है, ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। नाउ इसमें आपको देखना है P0 इक्वल्स टू फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू द पावर n। अब इसमें आई को अगर आप बाहर निकालोगे ना, ये जो आई है, ये आई को अगर आप बाहर निकालना चाहोगे तो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस होल टू दी पावर, ये n तब ऊपर आ जाएगा, ये सब इंडिसेस के फॉर्मूला के कारण होता है, और ये 1 जो है ये माइनस होके बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके मैकेनिज्म में ध्यान देने का जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी जरूरत पड़ता है इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जीरो कूपन बॉन्ड में, तो आपको आई का इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए, और करंट मार्केट प्राइस अगर आपको निकालना है तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, रिमेंबर करना है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको मैं आगे आगे क्वेश्चन कराऊंगा या क्वेश्चन घर पे करने के लिए दूंगा, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। तो ये रहा इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू का दो तरीका, जिसमें आप जीरो कूपन बॉन्ड में इंट्रिंसिक वैल्यू दैट इज एक्चुअल वैल्यू एज वेल एज YTM कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। ओके, अब आगे चलो सर, स्टेज 2 में बात कर लेते हैं थोड़ा। स्टेज 2 में आ जाएगा कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। स्टेज 2 में बात करते हैं कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। अब कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू में इनफ्लो है इक्वल्स टू आउटफ्लो है। जीरो कूपन बॉन्ड के केस में इनफ्लो इक्वल्स टू आउटफ्लो करके आपको जो मिलेगा दैट इज पी नेट, ओके। मतलब पी नेट इसलिए फ्लोटेशन कॉस्ट रहता है ना, तो फेस वैल्यू FV डिवाइडेड बाय 1 प्लस KD मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट होल टू द पावर n, ये पी नेट का फॉर्मूला होगा। और जब आप KD को यहाँ से बाहर निकालोगे, बिकॉज देखो फार्म के लिए हमेशा, कंपनी मतलब क्या, फार्म है ना, फार्म के लिए हमेशा KD इंपॉर्टेंट है ना सर। आप लोग इतना देरी से कितना सारा क्वेश्चंस करे जा रहे हो काफी दिनों से, जब भी आप फार्म का बात करते हो तो उसमें KD इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, तो जीरो कूपन बॉन्ड इज ऑल्सो डेब्ट ना। तो जब KD आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई पी नेट होल टू दी पावर 1/n -1, ठीक है। तो आप कॉस्ट ऑफ डेब्ट का कैलकुलेशन कर पाओगे। तो ये दोनों चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। ये कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू में जीरो कूपन बॉन्ड कैलकुलेट करने का तरीका है। डोंट वरी, एग्जाम्पल कराएंगे ना तो अभी आपको दिमाग में घुस जाएगा कि सर हमेशा हर चीज में एग्जाम्पल जरूरी है, बिना एग्जाम्पल का हम कहाँ तक चल पाते हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर लिख लिए तो प्लीज मुझे एक बार बताइएगा। लिख लिया ना? हेलो, है सर। ओके। अब सर एक बॉन्ड कंसिडर करते हैं, चलो। तो कंसिडर 4 ईयर ZCB। ZCB मतलब, ZCB मतलब सर जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। थैंक यू सर। विथ ए व्यू ऑफ, विथ ए फेस वैल्यू ऑफ, फेस वैल्यू ऑफ 1000, तो जीरो कूपन बॉन्ड का फेस वैल्यू 1000 है। जैसे आपको मैं मार्केट में दिखाता हूँ, यहाँ पर मुझे जीरो कूपन बॉन्ड मिलने का मुश्किल है। अगर मुझे जीरो कूपन बॉन्ड मार्केट में कभी दिखेगा तो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये नॉर्मली कंपनी का बॉन्ड इशू करने के तौर तरीके से ही होता है। जस्ट यहाँ से आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे इतना समझा सकता हूँ। ये देखो सर, ये 1000 का फेस वैल्यू है ना, ये 1000 का फेस वैल्यू रहेगा, लेकिन इसको इशू करेगा डिस्काउंट में, जैसे यहाँ पर आपको आगे में दिखाता हूँ। लेकिन ये यहाँ पर एक भी जीरो कूपन बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर एक भी जीरो कूपन बॉन्ड नहीं है, ठीक है। 1000 का फेस वैल्यू रहेगा लेकिन इशू करेगा डिस्काउंट में, ऐसा आपको बहुत दिखेगा। लेकिन यहाँ पर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सारे के सारे नॉर्मल बॉन्ड है, जीरो कूपन नहीं है। तो 1000 का बॉन्ड होगा लेकिन इसको इशू होगा आपको डिस्काउंट में। प्रेजेंटली ₹1000 प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट, मतलब ये जो बॉन्ड है इसका मार्केट ट्रेडिंग प्राइस से चल रहा है 610,
ठीक है, प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 610। इफ फ्लोटेशन कॉस्ट is equals to 1%, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेब्ट। मतलब आपको कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया। ये रहा सवाल, हो जाएगा। कंसिडर ए 4 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड जिसका फेस वैल्यू 1000 है, बट प्रेजेंटली मार्केट में 610 में ट्रेड हो रहा है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो 610 में मिलेगा। और कैलकुलेट इसका फ्लोटेशन कॉस्ट 1% है। कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट का सवाल जब भी आता है मतलब कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। इन्वेस्टर का बात जब भी आता है इंट्रिंसिक वैल्यू एंड यील्ड टू मैच्योरिटी, याद रखिएगा सर। हाँ, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मार्केट प्राइस पूछेगा तो कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, आपको अगर कॉस्ट ऑफ डेब्ट पूछेगा तो कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लीज टेल मी क्या जवाब होगा इसका। अभी अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट भी लिखा दिया, अभी अभी आप लोगों ने फॉर्मूला का भी नोट डाउन किया। तो प्लीज टेल मी सर, यहाँ पर कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से केडी का फॉर्मूला यूज करना है आपको। तो क्या फॉर्मूला है सर, फेस वैल्यू बाई पी नेट होल टू दी पावर 1/n माइनस 1। और पी नेट का फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस के डी होल टू दी पावर n। ठीक है, तो आपको पी नेट का फॉर्मूला भी पता है, के डी का फॉर्मूला भी पता है। तो क्या आप इसका जवाब निकाल पाओगे, कितना पड़ेगा कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट। मतलब जीरो कूपन बॉन्ड इशू करेगा तो कंपनी को क्या खर्चा आएगा। नील, ज्योति बताओ सर, नंदिनी, चौथा जियाउल। आई वांट टू आस्क एवरीबॉडी, प्लीज टेल मी सर, कितना कॉस्ट पड़ेगा इस जीरो कूपन बॉन्ड का कंपनी की तरफ से। सर जियाउल, हाँ बोलो सर। ये पी नेट टू द पावर 1/4 जो है उसको डर्टी पावर करके सॉल्व करें। अगर डर्टी पावर आएगा तो डर्टी पावर सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर डर्टी पावर नहीं है तो फिर आप दिमाग लगाओ आपका। कोई भी चीज़ अगर डर्टी है इसका मतलब आप समझ लेना कि वो कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं होने वाला। तब आपको डर्टी पावर सॉल्व करने का तरीका मैंने सिखा के रखा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे, तो आपको उसको इस्तेमाल करना है। सर 13.43। 13.43, वेरी गुड चौथा, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। चौथा ने सही जवाब दिया, बाकी से भी जवाब पूछूंगा। बाकी से भी जवाब पूछूंगा, क्या सबका आया। सर फेस वैल्यू आ जाता है आपका 1000 का, ठीक है, वेरी गुड। सर पीनेट आपका आ जाता है, कितना बोला है सर, पीनेट मतलब क्या, पीनेट का मतलब क्या होता है, मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए सर। पी नेट मतलब प्राइस जो है इसका करेंटली ट्रेडिंग कर रहा है इसका 610 का, 610 का। फ्लोटेशन कॉस्ट आपके सामने गिवन है 1%। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट 1% है और 610 अगर इसका ट्रेडिंग प्राइस है, तो फिर मार्केट में कंपनी के लिए ये 610 का एक बॉन्ड मार्केट में फ्लोट करने का क्या नेट प्राइस पड़ जाएगा, कैसे मिलेगा। इसके लिए आपको 610 का 0.99 कर दो ना, मतलब 1% तो कंपनी का कॉस्ट है ना, मार्केट में लाने का ब्रोकरेज कॉस्ट वगैरह। तो 610 का 0.99 जितना होगा वो कंपनी के लिए नेट प्राइस पड़ जाएगा। यस और नो, आप जिस दाम पे मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट को लाओगे उसका खर्चा तो आपको पकड़ना पड़ेगा ना। हाँ सर, प्लीज टेल मी। जैसे मानो कि आप बड़ा बाजार गए, एक सिंपल बिजनेस का एक फंडा है, बड़ा बाजार में क्या खरीदने जाओगे, चलो बड़ा बाजार में ग्रोसरी मार्केट, हाँ चलो देखते हैं। एक सिंपल एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। आप बड़ा बाजार में ग्रोसरी मार्केट जैसे कि या फ्रूट्स मार्केट, जहाँ मर्जी चले जाओ कोई बात नहीं, आप बड़ा बाजार से जो भी चीज़ लाओगे, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आप यहाँ से होलसेल दाम पे ग्रोसरी उठा के लाए या चाल डाल उठा के लाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कॉस्टिंग के अंदर डालोगे कि नहीं डालोगे, बोलो। मानो कि ये जो चाल डाल जो भी आप लाओगे इसका ट्रांसपोर्टिंग जो कॉस्ट रहेगा आपका, ठीक है, तो उस ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट को पर बोरा के हिसाब से या केजी के हिसाब से आप एपोर्शन करोगे ना, और कस्टमर से वो पैसा उठाओगे कि नहीं उठाओगे। अरे हाँ या ना।
है सर। यस सर। तो एग्जैक्टली जब आप कंपनी की तरफ से भी सोचो 610 इसका ट्रेडिंग प्राइस है, लेकिन इसके अंदर इसका फ्लोटेशन कॉस्ट भी है 1%। तो 1% अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो आप ऐसे कर सकते हो कि 610 का 1% करके माइनस इक्वल्स टू कर सकते हो। लेकिन अगर आप 610 का डायरेक्ट 0.99 मतलब 99% भी कर देते हो तो इसका मतलब जो निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नेट प्राइस कितना आता है 603.9 ऐसा कुछ आया क्या पता बॉल एक टू। है सर। तो फिर कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता है, मैं आपको ऑलरेडी सिखाया। फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई 3/8 होल डिवाइडेड बाई 1/n माइनस 1। तो आपका फेस वैल्यू कितना है 1000 का। पीनेट आपने निकाल लिया 603.9 टू दी पावर 1 बाई, अच्छा 1/n में कितना आएगा ज्योति 1/4। 1/4। तो क्या 1/4 30 पावर हुआ क्या, क्या 1/4 30 पावर है? ना सर। ये तो 2 बार रूट करने से आ जाएगा, 2 टाइम्स रूट करने से आ जाएगा। ये डर्टी पावर कहाँ से आया, ये तो स्क्वायर रूट है। रूट का वैल्यू क्या होता है हाफ ना, रूट का वैल्यू हाफ होता है यस ना। सर। तो अगर आप रूट का वैल्यू हाफ है तो फिर हाफ इंटू हाफ करने से ही तो 4 आ जाएगा, मतलब 2 टाइम्स रूट है ये 2 टाइम्स रूट है। तो फिर आप क्यों डर्टी पावर करोगे जब डर्टी पावर है ही नहीं। हाँ ये देखो क्या है, एक 2√x मतलब ये एक्चुअली ये रूट के इधर 2 है मतलब ये हाफ है, रूट का वैल्यू हाफ होता है तो हाफ इंटू हाफ मतलब 1/4 है ना, तो इजीली निकल जाएगा। ये याद रखिए सर, अगर कभी भी आपको स्क्वायर रूट मिल जाता है ना 1/4 1/16 हाँ 1/32 ऐसा अगर आपको मिल जाए मतलब आपको डर्टी पावर नहीं करना है। ये चीज़ मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बताया था ना, था बोले सिलम ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी करा बस। है सर। अब आया परसेंटेज आया 13.43 और 44 सर -1 हो आज पे। ओ सॉरी -1 यस। अब इसको करके -1 करोगे तो आपका आ जाएगा, मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 603.9 करो और जो भी वैल्यू आएगा उसको 2 बार रूट दबाओ। ठीक है मैं करके दिखाता हूँ एक बार। 1000 डिवाइडेड बाई 603.9 जो आपका कैलकुलेटर में दिख रहा है इसको आप 2 बार रूट करो, ठीक है -1 करो, जो आया इसको इंटू 100 करो, 13.44 आ गया ना। यस सर। जियाउल कैसे बॉल नील, जियाउल नील किसी का आवाज नहीं आ रहा है, हुआ है कि नहीं आप लोगों का बताओ सर। अनिमेश यस सर। ओके सर। तो इस तरह से आप जीरो कूपन बॉन्ड का कॉस्ट भी कंपनी की तरफ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है चलो सर ये हो गया जीरो कूपन बॉन्ड की बात। अब मैं आपसे बात करने जाऊंगा टर्म लोन के बारे में, फिर प्रेफरेंस शेयर और फिर इक्विटी शेयर में आ जाऊंगा। ठीक है तो वेट करो सर थोड़ा सा प्रेफरेंस और इक्विटी के लिए, बिकॉज छोटा छोटा कुछ पॉइंट है एक बार बता देना चाहिए तो बता दे रहा हूँ। तो सर अगर कंपनी को लोन मिलता है, मतलब कंपनी अगर सोचते हैं कि वो मार्केट से लोन उठाएगा तो उसका कॉस्ट कंपनी कैसे डिसाइड करेगा, ये भी एक वाइटल कॉन्सेप्ट है। तो सर इसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा एक काम करो 0.4 कर दो, जीरो कूपन बॉन्ड को 0.3 कर देना। ठीक है 0.4 में हम लोग बात करेंगे टर्म लोन की। टर्म लोन मतलब लोन एक्चुअली टर्म का ही होता है, 2 साल 4 साल 10 साल, ठीक है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऐसे होता है ना। तो लॉन्ग टर्म का मतलब ही होता है हमेशा जो मोटा मोटी 1 साल से ज़्यादा वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। नाउ टर्म लोन का क्या कॉन्सेप्ट है सर, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, टर्म लोन जो भी बोलो, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन दैट इज केटी। क्या है सर, केटी कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, इसको केटी बोलेंगे, जैसे डेब्ट को केडी बोलते हैं। ठीक है जब आगे आगे आपको मैं बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा आप देखोगे कि आपको केटी केडी हर चीज देख सकता है एक बड़ा क्वेश्चन में।
तो आपको टर्म्स के साथ भी, मतलब ये सब टेक्निकल टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स के साथ भी आपको मतलब हैबिचुएट हो जाना चाहिए सर, ठीक है। तो के टी इक्वल्स टू नॉर्मली क्या होता है सर, आई इंटू 1 माइनस टी, मतलब इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, ठीक है। ये टर्म लोन का नॉर्मल फॉर्मूला होता है। हाउएवर if there is some processing fee, सर कभी कभी ऐसा होता है ना, लोन पास करने के लिए प्रोसेसिंग फी लगता है, ऐसा होता है क्या? यस सर, होता है ना। तो अगर कभी लोन पास करने के लिए प्रोसेसिंग फी जमा करना पड़ता है, तो प्रोसेसिंग फी को कैसे कैलकुलेट करोगे, बिकॉज वो भी तो कॉस्ट है कंपनी के लिए। आपको लोन चाहिए, आप प्रोसेसिंग फी को थोड़ी ना कॉस्ट के बाहर करोगे, क्योंकि कंपनी को पाई पाई का हिसाब करना पड़ता है। तो प्रोसेसिंग फी को आप एफ मानो, जो बैंक चार्ज करते हैं, तो आप लिख सकते हो चार्ज बाय बैंक एज अपफ्रंट कॉस्ट, ठीक है। अपफ्रंट मतलब शुरू में ही चार्ज करते हैं लोन पास करने से, मतलब कराने के टाइम पे, ये एक तरह का प्रोसेसिंग फी माना जाता है। तब आपका केटी का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, आई तो रहेगा, इंटू 1 माइनस टी भी रहेगा, पर आप इसको 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट से डिवाइड करोगे, तो आपको कॉस्ट ऑफ टर्म लोन पता चल जाएगा, ठीक है। तो केटी जब प्रोसेसिंग फी रहेगा, ठीक है, तो उसको आप आई इंटू 1 माइनस टी, आई फॉर इंटरेस्ट रेट सर, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एफ, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आप कॉस्ट ऑफ टर्म लोन का कॉस्ट निकाल सकते हो जब आपका प्रोसेसिंग फी रहेगा। अगर मानो कई बार बैंक ना आजकल ऑफर करते हैं, आजकल देखना न्यू न्यू बैंक ऑफर कर रहे हैं नो प्रोसेसिंग फी, देखा आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारा नया नया मॉडल का बैंक आया है और वो लोग ऐसे ऑफर कर रहे हैं सर, नो प्रोसेसिंग फी बैंक लोन। देखोगे आपको मैं दिखाता हूँ, नो प्रोसेसिंग फी बैंक लोन। देखो मैं जस्ट लिखा नो प्रोसेसिंग फी, पर्सनल लोन, होम लोन सब आ गया। हाँ, क्रेडिट कार्ड क्या देखोगे, पर्सनल लोन, चलो पर्सनल लोन, ये देखो सर, गेट इंस्टेंट अप्रूवल, पैसा बाजार में आपको ऐसे ही खबर मिल जाता है, ठीक है। अब मेरे को यह लॉग इन करने बोल रहा है, भाई लॉग इन करने का भी टाइम थोड़ी ना आएंगे, लॉग इन करेंगे। ऐसे ही दिखा सकते हो तो दिखाओ, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। बजाज फाइनेंस के ऐप में ये देखो, आपको पर्सनल लोन मिलेगा, कोई प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं करेगा, ठीक है, और इन जस्ट 20 मिनट्स। बाकी आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वो आपका काम है जब भी आप कोई लोन के लिए जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फी के बिना भी आजकल चार्ज करते हैं, मतलब आजकल लोन पास करते हैं। ये काफ़ी मार्केट कॉम्पिटिटिव हो गया है, और कॉम्पिटिटिव कंपटीशन के लिए बहुत सारे कंपनीज इस तरह का ऑफर मार्केट में दे रहे हैं। जैसे आप लोग कभी गोल्ड परचेज के लिए जाते हो ना सर, हाँ सर, सोना, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह परचेज के लिए जाते हो, अब देखिएगा बड़े बड़े कंपनीज ऐसे बोलते हैं कि ज्वेलरी का जो, क्या बोलते हैं उसको, अरे डिजाइनिंग कॉस्ट, कारीगरी खर्चा, बोलते हैं कि हम लोग कारीगरी कॉस्ट में इतना % डिस्काउंट देंगे। गोल्ड के दाम पे तो वो लोग डिस्काउंट कर नहीं सकता ना, क्योंकि गोल्ड प्राइस तो जो मार्केट प्राइस है उसी प्राइस में आपको चार्ज करता है। लेकिन अगर कंपनी कभी भी गोल्ड पे कोई डिस्काउंट दे सकता है, तो वो बस अपने मेकिंग चार्ज पे कर सकता है, मतलब जो उनका कारीगरी चार्ज है या मैकेनिक चार्ज है, डिजाइनिंग चार्ज है, उनको डिस्काउंट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह का बात है ये, और कुछ नहीं। क्या सही बोला रे? हाँ, क्या गोल्ड पे ऐसा होता है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर, एक बार फिर से। एक बार फिर से, सुना ही नहीं दिया या समझ में नहीं आया, ये तो बताओ। सर, सुनाई नहीं हुआ क्योंकि नेटवर्क। अच्छा, अरे सर मैं बता रहा था, जैसे गोल्ड ज्वेलरी होता है ना, गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। मेकिंग चार्जेस जो होता है ना, उस पे डिस्काउंट मिलता है। जैसे
जो बड़े बड़े गोल्ड कंपनीज होते हैं ना, जो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह बेचते हैं, ये देखो यहाँ पर सेनको गोल्ड का एक एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, जस्ट लुक एट हियर। कंपनी ये तो एक तरह का मार्केटिंग स्कीम भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी कंपनी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सर गोल्ड जो, जैसे ये गोल्ड का एक चेन है, एक से फॉर एग्जाम्पल ये गोल्ड चेन का प्राइस बता रहा है सर 19,018 सेनको गोल्ड। ऐसे बहुत ही बड़ा कंपनी है सर भारत में, सेनको गोल्ड वन ऑफ द बिग कंपनी है सर गोल्ड, मतलब गोल्ड के बिजनेस में, और कोलकाता का सबसे बड़ा कंपनी है। इवन पीसी चंद्रा ज्वेलर्स से भी बड़ा है मेरे हिसाब से सेनको गोल्ड का बिजनेस। आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, बट मोटा मोटी इतना नॉलेज गैदर कर रहा था कभी, तो ठीक है, वो अलग बात। तो नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट, हम यहाँ पर इनका ऑफर देखो, ये ऑफर जो दे रहा है आपको, इनके अपफ्रंट कॉस्ट में ही ऑफर दे रहा है, मतलब जो गोल्ड के मेकिंग चार्जेस है, जो ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस है, इस पे 25% ऑफ करेगा, ठीक है। अब वो कंपनी का ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको मेकिंग करने में कितना खर्चा लगाया, और उसके आपको ऊपर 25% का ऑफ के हिसाब से आपको ऑफर दे रहा है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट नॉर्मली करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब और कुछ नहीं था कि चाहे लोन पास हो या चाहे गोल्ड खरीदने जाओ, प्रोसेसिंग चार्ज या मेकिंग चार्जेस के नाम पे एक चीज होता है, ठीक है, तो वो भी तो कॉस्ट के अंदर आता है, यस और नो? यस सर। ना, आई होप कि समझ में आया। हर बिजनेस का मॉडल कहीं ना कहीं आपको कॉमन, एक कॉमन सेंस में भी ना आप बिजनेस मॉडल को पकड़ सकते हो। चलो सर एक क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व करो। अच्छा, एक एग्जांपल लिखो। कंसिडर 10 ईयर टर्म लोन, ठीक है। अब एक कंपनी मार्केट से लोन उठाना चाहता है ऑफ ₹10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ का लोन अगर एक कंपनी मार्केट से रेज करना चाहेगा, बैंक ने बोला इंटरेस्ट रेट 14%, 14% इंटरेस्ट रेट में 10 करोड़ लोन बैंक मार्केट में छोड़ना है, ठीक है। लेकिन आपको कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, इफ टैक्स रेट इज 30%, तो टैक्स रेट को बार बार इसलिए जरूरी हो जाता है बिकॉज डिवेंचर कॉस्ट शील्ड का काम करता है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस में डिवेंचर है, मतलब डेप्ट है, तो ये हमेशा आपको टैक्स में बेनिफिट देगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बारंबार समझाया, ठीक है, मतलब बार बार समझाया, ठीक है। सो याद रखिएगा सर। तो टैक्स रेट इज 30% एंड अपफ्रंट कॉस्ट, अपफ्रंट प्रोसेसिंग फी इज 5%, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द टर्म लोन? तो ये जो कंपनी मार्केट से लोन उठाएगा, इस लोन को उठाने में कंपनी का कितना खर्चा आएगा, मतलब कितना परसेंटेज का खर्चा आएगा, ये कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन पूछा है आपको। हो जाएगा? इसका जवाब दो सर। जवाब दो सर। केटी कितना होगा? केटी सर, केटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? इंटरेस्ट रेट हमें पता है क्या? इंटरेस्ट रेट जो है इसको इंटू 1 माइनस टी कर दो, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट या प्रोसेसिंग कॉस्ट। फ्लोटेशन नहीं बोलेंगे यहाँ पर, लोन में फ्लोटेशन थोड़ी होगा, लोन में प्रोसेसिंग चार्ज होगा, बस टर्म्स अलग है और कुछ नहीं, पर मतलब आप उसी हिसाब से सोच सकते हो। तो इंटरेस्ट रेट कितना है सर? 14% बैंक चार्ज कर रहा है, तो 14% और टैक्स है 30%, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, 14% इंटू 0.7, मतलब 14 इंटू 0.7। 0.7 क्यों सर? सर 0.7 इसलिए क्योंकि अगर आपका टोटल 1 है, वहां से टैक्स रेट निकाल दो 30%, मतलब 0.3, तो बचता कितना है? बचता कितना है? 0.7, तो 14 इंटू 0.7 70% बचता है, और 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, मतलब सॉरी प्रोसेसिंग फी कितना है? 5%, प्रोसेसिंग फीस 5%,
तो प्रोसेसिंग फी 5% मतलब 1 माइनस 0.05 क्या? अरे 5 डिवाइडेड बाई 100 करने से कितना आएगा? 0.05 आएगा क्या? बताओ ना। 5 डिवाइडेड बाई 100 0.05 सही बोला सर। ठीक है, तो 0.05 हो गया। अब प्लीज कैलकुलेट करके बताओ नंदिनी तथा कितना आएगा? सर ये हो जाएगा 9.8 और ये नीचे वाला हो जाएगा 0.995 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज कंफर्म मी। और बस 9.8 डिवाइडेड बाई 0.995 करो। 9.8 डिवाइडेड बाई 0.995, ठीक है, तो कितना आया सर? 9.85 आया क्या? धीरे तो था। अनिमेश, ज्योति, बोलो सर। नंदिनी, नील, जियाउल, क्या ऐसा जवाब आया किसी का? बोलो तो आगे बढ़ेंगे फिर। सर मेरा 10.31 आ रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? सर 995 হবে না স্যার 95 হবে क्यों? তো স্যার 1 माइनस 10.31 আসছে 1 माइनस 10.31 ही आता 10.31 কেন? 1 মাইনাস 0.05 তো 0.95 আসছে। আমি কত পার্সেंट बोल? ओहो सॉरी सर, मेरे से गलती हुआ है सर। सर प्रोसेसिंग फी 5% बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? इसको 0.5% करो। वही मैं सोच रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ। सॉरी, अब करके देखो आ जाएगा 0.5। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 100 करने से 0.005 आएगा, मतलब 0.005 आएगा, है ना। 0.5 मतलब बेसिकली हमारा प्रोसेसिंग फी जो है वो लोन का 0.5% है, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 100 तो आएगा आपका 0.005। तो इफ 0.005 इज देयर तब आपका जवाब मैच कर जाएगा। प्लीज एक बार कंफर्म करना सर। सॉरी सर, मैंने गलत बोला था। क्वेश्चन में मैं 5% बोल दिया था, बट दिस इज नॉट 5%, दिस इज 0.5% एंड दैट इज लॉजिकल सर। ठीक है, प्रोसेसिंग फी 5% प्रोसेसिंग फी मतलब लोग पागल हो जाएगा। बोलो सर। जियाउल का बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है। जियाउल है क्या क्लास में? जियाउल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आज एकदम रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। नील, नीलो रेस्पॉन्स पच्चे ना। यस सर করছি। ओके, হচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে স্যার, চলো फिर आगे बढ़े। এই ক্লিয়ার হয়েছে? এবারে আনসার ম্যাচ করেছে নন্দিনী তথা ज्योति? হ্যাঁ স্যার ओके सर, हाँ चलो सर अब आगे हम लोग सारा का सारा डेब्ट मार्केट को खत्म कर दिए, मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, कॉस्ट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ स्पेशल बॉन्ड, ठीक है, हर तरह के बॉन्ड डेब्ट डिवेंचर कर लिए। अब थोड़ा शेयर की तरफ जाए। हाँ, आप लोग एकदम बहुत ही इंतजार के साथ हैं इधर, शेयर का बात कब करेगा। चलो सर आ गए आज शेयर के बारे में बात करने, ठीक है, हेडिंग कर दो 0.5। अब बात चालू होगा शेयर का। तो एक काम करते हैं ना, पहले थोड़ा सा जो शेयर और डिवेंचर का मिक्स्ड है उसको ले लेते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ, क्या रे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, है ना, बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब जब मार्केट में कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो उनका कॉस्टिंग करने के लिए बैंक को क्या हिसाब किताब लगाना पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट आपके साथ मैं अभी बात करूंगा। ठीक है, इजी है सर, डिवेंचर जैसा ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा नाम बदलेगा, काम में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बिकॉज डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना सर, मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड होता है ना। प्रेफरेंस शेयर में जो डिविडेंड कंपनी बोलते हैं अपने एम्प्लॉय को, सॉरी अपने शेयर होल्डर को देने का वादा करता है,
वो फिक्स्ड होता है ना, आप लोग अकाउंट से बचपन से करते जा रहे हो. सो द डिस्कशन and formulas are exactly similar to that of bond. ठीक है, ऑलमोस्ट बॉन्ड की तरह ही है. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर का कॉस्टिंग कंपनी के लिए ज्यादा मुश्किल का हिसाब किताब है नहीं. ओनली डिफरेंस क्या है यहाँ पर? द ओनली डिफरेंस इज दैट प्रेफरेंस डिविडेंड, इसको हम लोग प्यार में प्रेफ डिविडेंड भी कहते हैं. प्रेफ डिविडेंड इज नॉट क्या टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस. इसके बारे में मैं पहले क्लासेस में बात करके रखा, अगर आप लोग भूल गए तो ज़रूर एक बार सुनिएगा. प्रेफरेंस शेयर्स जो है सर, प्रेफरेंस कॉस्ट जो कंपनी के लिए होता है, मतलब अगर आज कंपनी मार्केट में कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करता है तो वो प्रेफरेंस शेयर कंपनी अपने कॉस्ट शील्ड मतलब टैक्स शील्ड के लिए यूज़ नहीं कर सकता. एग्जाम्पल के तौर पे प्रेफरेंस शेयर न्यूज़ कुछ है कि नहीं देखते हैं. रिसेंटली कुछ न्यूज़ आया था कि कुछ कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करने का बात कर रहा था. Adani Green stock in the 50% week, experts see future gain, should you buy? नहीं. प्रेफरेंस शेयर्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर. ये देखो, एक कंपनी है 1 अप्रैल 2022 का, डिविडेंड पेइंग स्टॉक. डिविडेंड पेइंग स्टॉक प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड दिया. बोर्ड ऑफ नॉर्मली आजकल म्यूचुअल फंड के थ्रू से ये सब ज्यादा इशू कर देते हैं कंपनी, बट फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हो इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड इज वन ऑफ द डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स इन अप्रैल 2022. The company management informed Indian forces that board of directors of the company is going to meet today and declaration a second interim dividend. इन लोगों को दे रहा है क्यूमुलेटिव. अच्छा, सेकंड इंटरिम डिविडेंड दे रहा है सर. इंटरिम डिविडेंड के चैप्टर में बताऊंगा आपको. ठीक है, डिविडेंड कॉस्ट ऑफ डिविडेंड का एक डिविडेंड एनालिसिस. ठीक है, मतलब उसमें बेसिकली बात होता है सर डिविडेंड का. ठीक है, डिविडेंड के बारे में कंपनी का सोच क्या है, कंपनी किस तरह से डिविडेंड के बेसिस में चल सकता है, मतलब डिविडेंड देने का भी अलग अलग तरीका होता है. ठीक है, डिविडेंड डिसीजन कहा जाता है. ठीक है, तो डिविडेंड डिसीजंस में मैं आपको डिविडेंड के बारे में डिस्कस डिटेल्स में करूंगा. बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटरिम डिविडेंड ऑन 10% क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22. ठीक है, तो ये कंपनी का नाम क्या है? इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड इन्फॉर्म अबाउट proposal citing notice is hereby given in compliance with requirement regulation 29. और जो भी करेगा, आप लोग जो लोग सिक्योरिटी लॉ का पढ़ाई कर रहे हो, स्पेशली सीएस एग्जीक्यूटिव एज वेल एज सीएसईएमए फाइनल लेवल में, ठीक है, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हिसाब से रेगुलेशन 29 के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है. और वो बेसिकली एलो मतलब लिस्टिंग एंड ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, सेबी का लॉ है जो हम लोग आजकल एवरी कब पढ़ते रहता था, सेबी लॉ सिक्योरिटी लॉ एवरी सैटरडे पढ़ते हैं ना, एवरी सैटरडे पढ़ रहे हैं आजकल. ठीक है, तो ये लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो उसी हिसाब से ये डिविडेंड दिया जा रहा है और सभी को पढ़ना पड़ता है सर. सीएस सीएमए को, सीएस को एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़ना पड़ता है बिकॉज उनको थोड़ा लॉ का ही काम ज़्यादा है, और सीएमए और सीए लेवल में फाइनल लेवल में सिक्योरिटी लॉ का या सेबी लॉ का पढ़ाई करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो 2015 दैट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन फ्राइडे 1 अप्रैल 2022 टू कंसीडर इंटर एलियर डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड इंडियन डिविडेंड 10% क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22. बड़ा मजा आ गया. ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल मिल जाता है ना वास्तव में, सच में मजा आता है. कभी कभी मुझे नहीं मिलता है ना, मेरे को थोड़ा सा खराब लगता है, मतलब नहीं दिखा पाए आपको स्टॉक मार्केट टुडे. ठीक है, और कोई अभी फिलहाल तो है नहीं, चलो बाद में अगर मिलेगा तो फिर बताएंगे. ओके सर, आगे बढ़ते हैं. तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, अच्छा और एक बात, तो प्रेफरेंस शेयर इशू तो करता है, इसका तो आपको पता चल गया, लेकिन अभी आपको मैं एक चीज बोला नहीं. क्या वो नहीं बोला? ऐसे पहले बोला था, अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार दिखा देते हैं. ऐसे तो कंपनी का मतलब बैलेंस शीट निकालने से ज़्यादा बेहतर होता है, बट सर उतना अभी बैलेंस शीट कौन ओपन करेगा, आपको समरी वाइज दिखा देते हैं ना. ठीक है, कोई भी एक कंपनी उठाते हैं और आपको समरी करके दिखा देते हैं कि किस तरह से शेयर का जो बात है वो कभी भी टैक्स शील्ड नहीं होता. मतलब अगर आप मार्केट में शेयर इशू करोगे उसके लिए आपका जो खर्चा होगा कंपनी का,
वो कभी भी टैक्स नहीं बचा सकता। लेकिन अगर कंपनी मार्केट में लोन इशू करता है या डिवेंचर इशू करता है, वो कंपनी को टैक्स सेविंग्स में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कंपनी के बैलेंस शीट में डेप्ट है, ठीक है, जैसे हर कंपनी के बैलेंस शीट में थोड़ा बहुत डेप्ट आपको दिखाई दे देगा। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी स्टैंडर्ड मैनेजेबल कंपनी है सर, स्टैंडर्ड है, काफ़ी स्टैंडर्ड कंपनी है। मतलब इसका बिजनेस हमेशा ना एक क्या बताऊँ आपको, एक स्टैंडर्ड ग्रोथ देता है, ठीक है, बहुत अचानक उछलता भी नहीं है और बहुत अचानक गिरता भी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कैसे बोलूँ आपको, मतलब इतना स्टैंडर्ड है कि बिजनेस इसका कि बहुत एकदम अचानक से गिर भी नहीं जाएगा और अचानक से एकदम जंप मार के 20-25-30% उछाल भी नहीं आता है, ऐसा स्टॉक है। तो इसमें आप स्टेबिलिटी है काफ़ी, ठीक है, बिकॉज ये आपका वन ऑफ दी टॉप जो ब्लू चिप फंड्स में आता है, ठीक है, ब्लू चिप कंपनीज में आते हैं। तो मैं आपको भी शेयर मार्केट के मैटर में और ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस आपको मैं फंडामेंटल कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है जो मुझे आपको अभी समझाना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बिजनेस में लाइबिलिटी है क्या? हाँ, लोन है, ज़रूर होगा। लुक एट दी नॉन करेंट लॉन्ग टर्म डेब्ट, देखो कितना लोन है सर? सर 1,82,000 1,82,520 करोड़ का इसका लॉन्ग टर्म डेब्ट है। शॉर्ट टर्म भी है क्या? शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटी में देखना पड़ेगा। यस, अकाउंट्स पेबल है 1,08,897 करोड़, ये सब करोड़ों में है सर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा खासा इसका मार्केट में लोन है, लेकिन एसेट्स भी अच्छा है। करंट एसेट देख सकते हो 3,73,1111 का इसका करंट एसेट्स है, और लॉन्ग टर्म एसेट्स देख सकते हो आप 9,47, मतलब इतना इनका एसेट्स भी है, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो जिस हिसाब से एसेट्स है उस हिसाब से लाइबिलिटी काफ़ी बेहतरीन कंडीशंस में है। अब आपको मैं इनकम स्टेटमेंट दिखाता हूँ। ये देखो सर, ये बिजनेस का सेल्स है, मतलब रेवेन्यू है, ठीक है। तो सेल से क्या करना पड़ता है? वेरिएबल कॉस्ट को हटाना पड़ता है। तो सेल से जब आप वेरिएबल कॉस्ट को हटाते हो, वेरिएबल कॉस्ट मतलब जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट, पावर कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, इसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सब एक्सपेंसेस को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल से वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे तो मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन, और वहां से फिक्स कॉस्ट को हटाओगे तो मिलता है EBIT, ठीक है। तो अब कंट्रीब्यूशन का और एक ये भी नाम है सर EBITD है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये भी एक तरह का प्रॉफिट है। सॉरी, यहाँ पर PBIT में क्लिक करते हैं तो डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का भी कॉस्ट है। अब ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद का खेल है बेसिकली PBIT या EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इससे पहले कंपनी को सबसे पहले इंटरेस्ट का टैक्स देना, मतलब इंटरेस्ट अमाउंट निकालना पड़ता है। तो जब आप पीबीटी देखोगे तो PBIT से इंटरेस्ट जाएगा। क्या जाएगा सर? PBIT से इंटरेस्ट जाएगा। जैसे आप रिलायंस का 2021 का इंटरेस्ट देखो, 21,000 करोड़ का लोन का इंटरेस्ट इन्होंने मतलब बेसिकली पेमेंट किया। तो कंपनी ने जो भी प्रॉफिट किया 2021 में, 21-22 में 76,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, 21,000 करोड़ का इंटरेस्ट भरा बैंक को, ठीक है। और फिर कंपनी का प्रॉफिट आया इंटरेस्ट देने के बाद 55,461। अब कंपनी टैक्स किसके ऊपर देता है? इसके ऊपर ना, प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट। वेरी गुड सर। अब देखो मैं नेट इनकम पे जैसे क्लिक करता हूँ, कंपनी ने टैक्स भी दे दिया। अब 55,461 के ऊपर कंपनी ने 30% या 25% नॉर्मली डोमेस्टिक के लिए है, ठीक है, तो कंपनी ने टैक्स भी पेमेंट कर दिया। तो जैसे ही कंपनी ने टैक्स पे कर दिया, आपने एक चीज देखा कि किस तरह से कंपनी का लोन रहने के कारण इसका टैक्स अमाउंट कम हो गया। इसका टैक्स अमाउंट कम किया किसने? लोन ने, मतलब केडी ने, मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट होने के कारण, डिबेंचर इंटरेस्ट होने के कारण कंपनी को ये फायदा मिला। अगर कंपनी का ये इंटरेस्ट नहीं होता, तो कंपनी का ये टैक्स लायबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाता। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर कंपनी के पास इंटरेस्ट है तो वो बिफोर टैक्स आइटम है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल है, कंपनी ने जो भी इनकम करेगा ना, अब शेयर का जो भी बात है, जैसे ये देखो कंपनी का नेट इनकम है, अब टैक्स वगैरह देने के बाद जो बचेगा वो कंपनी का नेट इनकम है। अब वही नेट इनकम कंपनी अर्निंग पर शेयर के थ्रू से प्रेफरेंस शेयर्स को उसके डिविडेंड देगा। पहले देगा प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड का जो परसेंटेज है अपने प्रॉफिट से, और उसके बाद कंपनी अपने रिजर्व से देगा, और उसके बाद कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को जो बचा रहेगा नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर का यहाँ हिसाब दिखा रहा है, ठीक है। बाकी DPS डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड के क्लास में बताऊंगा, डिविडेंड डिसीजंस में
आपको तब और ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे ईपीएस का डिस्कशन कब करेंगे सर? सर इसके बाद आप लोगों को मैं लेवरेज का क्लास शेयर करूंगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट वीक मैं थोड़ा सा कुछ कारण से मुझे आउट ऑफ स्टेट रहना होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लेवरेज का सारा क्लास शेयर करके जाऊंगा, ठीक है। मैं बस आप लोगों से इतना उम्मीद रखूंगा कि आप लोग लेवरेज एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा और आपको वहाँ पर ईपीएस का पूरा जर्नी पता चलेगा, ठीक है। मैं आई होप कि मैं आजकल के अंदर ही आपको सारा का सारा लेवरेज लेक्चर शेयर कर दूंगा। लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है सर। तो ये मैं अभी से आपको बोल दे रहा हूँ कि अगर आपको लेवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर आपको लेवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर का नॉलेज लेना है और प्रिपेयर करना है तो आप प्लीज़ कर लीजिएगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक थोड़ा सा कुछ पर्सनल रीज़न से मुझे बाहर रहना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। तो ईपीएस वहाँ पर पूरा डिटेल्स चर्चा हुआ है सर, एकदम डिटेल्स चर्चा हुआ है ईपीएस का, ठीक है। और डिविडेंड में बाद में आपको आके बताऊंगा, डिविडेंड पर शेयर के बारे में चर्चा मैं करूंगा जब मैं डिविडेंड डिसीजंस बताऊंगा आपको, ठीक है। डिविडेंड डिसीजंस बताऊंगा तो मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। समझ में आया सर? मतलब क्यों मैं बार बार तब से प्रेफरेंस शेयर को और मतलब जो भी है क्यों बार बार बोले जा रहा हूँ? बिकॉज आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना पड़ता है कि प्रेफरेंस शेयर्स हो या इक्विटी शेयर्स हो कभी भी टैक्स को डिडक्ट नहीं करते। याद रहेगा सर? इतना डिटेल्स बताने का एक ही मतलब है, नहीं तो मैं सिंपल फार्मूला और एक नोट्स लिखा के आपको बोल देता सर याद रखिएगा, लेकिन याद रखने के लिए माइंड में ना छवि आना चाहिए, है ना। तो वो छवि क्रिएट करने का थोड़ा मैंने कोशिश किया कि वास्तव में ऐसा ही होता है, ठीक है। ओके, अब फॉर्मूला पे आ जाते हैं। चलो এই বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? है सर। छवि तो क्लियर है, अब केस देखो। केस 1 सर, अलग अलग केस हो सकता है। रिमेनिंग मैच्योरिटी मतलब शेयर का जो भी बात हुआ था जितने दिन बाद रिडीम करेगा, रिमेनिंग क्योंकि प्रेफरेंस शेयर है तो रिडीम तो होगा ना। प्रेफरेंस शेयर नॉर्मली रिडीम होता है, कभी कभी अगर इरिडीमेबल भी हो सकता है तो वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली रिमेनिंग मैच्योरिटी अगर गिवन है कि कितने दिन बाद आपको रिमेनिंग मैच्योरिटी होगा तो मतलब आपको शेयर का रिडीम कर देगा प्रेफरेंस शेयर, तो रिमेनिंग मैच्योरिटी एंड प्राइस, ठीक है। अगर शेयर का दाम और मैच्योरिटी बोथ गिवन है, दोनों आपको बता के रखा है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला आपको कुछ ऐसे दिखेगा। सर इतना दिन से हम लोग डेब्ट केडी कर रहे थे, तो केडी के लिए हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट लिखते थे, आई लिखते थे, है ना। बस एक छोटा सा डिफरेंस करना है आपको, आई की जगह क्या कर दोगे? डी कर दोगे, डी। कोई कोई ना ऐसे नीचे थोड़ा सा डीपी भी लिख देते हैं, आपको लिखने का जरूरत नहीं है डी। और आप जो भी लिखोगे वही आपका फॉर्मूला मान लेगा, डोंट वरी। डीपी मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड और कुछ नहीं, फिर डी फॉर डिविडेंड, ठीक है। और ये डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए है। डी प्लस एफ माइनस पी नेट डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई एफ प्लस पी नेट डिवाइडेड बाई 2। सेम फॉर्मूला हुआ ना सर? केडी का जैसे फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ? बस इंटरेस्ट की जगह डिवेंचर सॉरी डिविडेंड आ गया। कोई कोई डीपी भी लिखते हैं ताकि प्रेफरेंस डिविडेंड है ये समझने के लिए। क्लियर? अरे बोलो, सेम फॉर्मूला है जो हम लोग इतना देर से यूज करते हैं। केस 2 सर, केस 2 में क्या है? मैच्योरिटी नॉट गिवन, कितना दिन बाद मैच्योर होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अगर नहीं मिलता है, सिर्फ प्राइस के बारे में पता चलता है, प्राइस गिवन, तब आपका केपी क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड जो रहेगा उसको डिवाइडेड बाई पी नेट कर दो, दैट इज एक्चुअली ये क्या हो गया? परपिचुअल हो गया ना। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो फॉर्मूला फ्रॉम परपिचुअल इज जस्ट चेंज, ठीक है। ये परपिचुइटी का फॉर्मूला जैसे हो गया, ठीक है, और लिखने का जरूरत नहीं है। तो डी डिवाइडेड बाई पी नेट करने से हो जाएगा। अगर आपको मैच्योरिटी नहीं पता तो जो भी आपका डिविडेंड होगा डिवाइडेड बाई नेट प्राइस जो भी है आपका, वो प्राइस लिख दो, आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस पता चलेगा। और आता है सर केस 3। केस 3 में
मैच्योरिटी एंड प्राइस बोथ नॉट गिवन। ना तो मैच्योरिटी का आता है और ना ही प्राइस का पता है, ना तो मैच्योरिटी आता है ना ही प्राइस को पता है, तो क्या करेंगे सर? हाँ, दिमाग खराब तो नहीं हो गया आपका? सर वो मेरा क्या लिखा है? बोथ कौन सा? अमाउंट। हाँ, बोथ नॉट गिवन, बोथ नॉट गिवन, ठीक है। प्राइस नॉट गिवन, अच्छा यह भी हो सकता है ऐसा, बोथ नॉट गिवन, या फिर ऐसा हो सकता है और करके लिख दो, प्राइस नॉट गिवन बट मैच्योरिटी गिवन। कभी भी कुछ भी सवाल आपके सामने खड़ा हो सकता है। तो केपी क्या हो जाएगा सर? जो आपका डिविडेंड रेट है ना, डिविडेंड रेट को ही कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कंपनी के लिए मानना पड़ेगा, ठीक है। बस यही है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब आगे आगे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, बस फॉर्मूला का यूज करना हो जाएगा। बस एक बात आपको यहाँ पर मैं प्रेफरेंस में बस इतना बताना चाहूंगा, प्रेफरेंस शेयर एंड कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, बट 2-3 बात याद रखिएगा। प्रेफरेंस शेयर टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, तो कभी भी 1 - T करने का कोशिश मत कीजिए, बिकॉज वो टैक्स को डिडक्ट करता ही नहीं है, ठीक है, वो आफ्टर टैक्स आइटम है। और दूसरा बात, बाकी फॉर्मूला का जो टेक्निक है वो टेक्निक ऑलमोस्ट सिमिलर पैरामीटर में आता है। जैसे केडी कैलकुलेट होता है वैसे ही प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट होता है, लेकिन डीपी डायरेक्ट कैलकुलेट होगा। इसका कभी भी आप 1 - T मत कीजिएगा, बिकॉज डिविडेंड हमेशा टैक्स देने के बाद ही होता है, मतलब ये दिस इज आफ्टर टैक्स आइटम या पोस्ट टैक्स आइटम, ठीक है। बस, और बाकी 2 चीज याद रखिएगा, मैच्योरिटी गिवन है, प्राइस गिवन है, ठीक है, मतलब मैच्योरिटी नॉट गिवन, प्राइस गिवन। बट अगर ऐसा कभी हो तो मैच्योरिटी भी पता नहीं, प्राइस भी पता नहीं, या फिर प्राइस पता मैच्योरिटी नहीं पता, तो डिविडेंड रेट को ही कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मानना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे बात को बढ़ाते हैं इक्विटी की तरफ। क्या बोलते हो? जो जिसका चर्चा काफी डिटेल्स में होने वाला है, बिकॉज सर बाकी चीज का तो एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन इक्विटी का क्या कोई फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है? क्या कंपनी कभी भी आपको बोलते कि इतने रेट में आपको इक्विटी का परसेंटेज देगा? नो सर। कहीं पर तो खेल है ना, इसमें खेल आ जाता है। खेल क्यों? बिकॉज जिसका कोई प्रॉपर श्योर शॉट सर्टेनिटी नहीं है कि भाई कितना रेट आपको मिलेगा। इक्विटी शेयर कंपनी जब इशू करता है, अगर कंपनी आपको क्लियरली ये नहीं बताते कि भाई कितना रेट देगा, बिकॉज इक्विटी में वो बताएगा भी नहीं, इक्विटी में कभी भी कंपनी वो चीज बताएगा भी नहीं, बिकॉज इक्विटी शेयर का मतलब होता है ट्रू ओनर, और ट्रू ओनर को फिक्स रिटर्न नहीं मिल सकता। आप अगर किसी बिजनेस का ओनर बनते हो, आप कभी भी फिक्स रिटर्न मतलब रिटर्न थोड़ी ना डिमांड कर पाओगे। हाँ सर, बिजनेस के ओनर कभी भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अर्निंग नहीं करता। कोई भी बिजनेसमैन, आप कोई भी बिजनेसमैन के पास जाके पूछो, कोई भी, आपके घर के सामने अगर कोई चाय वाला है, ठीक है, अगर आपके घर के सामने कोई रेस्टोरेंट ओनर है, आपके घर के सामने कोई ठेला वाला है, सिंपल, कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस करते, खुद का बिजनेस, कोई मोची है, ठीक है, कोई भी जो अपना छोटा से लेके छोटा, और कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, कभी भी आप ऐसे नहीं देखोगे कि वो हर महीने सिमिलर कमाते हैं। थोड़ा बहुत अंतर तो होगा ही। सिमिलर इनकम सिर्फ जॉब में हो सकता है। हाँ सर, सिमिलर इनकम या सेम इनकम हर साल या हर महीना आप जॉब में देख सकते हो। जॉब में एक सर्टेन पीरियड के बाद चेंज हो सकता है, वो अलग बात, ठीक है, ग्रोथ जो अलग होता है। लेकिन मैं बिजनेस का बात कर रहा हूँ, क्या बिजनेस में सिमिलर रेट में आपको इनकम हो सकता है क्या वास्तव में? कोई भी बिजनेस ले लो, नो सर। बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या आप कभी भी एकदम गारंटी देके बोल ही नहीं सकते कि मैं हर महीना 30,000 कमा दूंगा। 30 की जगह 50 भी आ सकता है। जैसे कोरोना पीरियड में नॉर्मल ग्रोसरी दुकानदार अगर मंथली 30,000 कमाता था, कोरोना पीरियड में वो लोग 60,000 70,000 कमाया कि नहीं कमाया? आप बताओ। हाँ, बड़ा तो था। एकदम सर, लाइन लगता था ग्रोसरी दुकान में लाइन सैनिटाइजर फेस वॉश वाले लोग का तो बाप रे बाप। नहीं वो सबसे ज्यादा तो, हाँ आप सही बोला, सैनिटाइजर, मास्क, हाँ
मास्क वाले तो इतना कमाया, ये सिंपल नॉर्मल वाला जो मास्क है जो 5 टका 7 टका वाला मास्क, वैसा मास्क 90 रुपीज 100 रुपीज में बिका। ठीक है, मतलब गजब का बात है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, वक्त वक्त का बात है, ऐसा ही हो गया। हाँ, वो भी क्या दिन था। हाँ, कभी कभी कोई सोचता होगा जिसको, जो लोग लाल में लाल हुआ है, कुछ लोगों का काम ही नहीं था। हाँ, इसमें बहुत सारे हैं, हम लोग भी इसमें आ जाते हैं, काम ही नहीं था, ऐसा हालत था। ठीक है, तो किसी किसी के लिए एकदम सर गजब बात। ओके, देखो जैसे होटल वाले, हाँ, कोई नहीं है होटल में। एक जमाने में होटल इतना कमाता था, अब होटल कमा ही नहीं पाता। अच्छा, इससे याद आया, श्रीलंका का क्राइसिस का तो खबर आपको पता है, नेपाल का हालत सुने क्या? जल्दी बोलो, अगर नहीं सुने तो सुन लीजिएगा। लिक्विडिटी का कुछ इशू हुआ है ना? बहुत भयंकर हालत है, श्रीलंका भी से भी बदतर हो सकता है। नेपाल का सिचुएशन अच्छा नहीं है। नेपाल में करेंटली, नेपाल का जो फॉरेक्स रिजर्व है उससे सिर्फ अगला 7-8 महीना, मतलब जोर से जोर 7-8 महीने का ही इंपोर्ट एफोर्ड कर सकते वो लोग। जैसे नेपाल का मेन इनकम टूरिस्ट है, ठीक है सर, और नेपाल जो एक्सपोर्ट करता है, वो एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है सर नेपाल आपका, वो क्या बोलते हैं इसको, सोयाबीन, सोयाबीन ऑयल होता है ना, और पाम ऑयल। सर ऑयल तो वहाँ पर होता नहीं है, फिर कैसे? सर वो कुछ इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो नेपाल के थ्रू से वो उनको इंडोनेशिया से पाम ऑयल हाँ, खरीद, वो हाँ, वो बेसिकली वो री मलेशिया से। एक्सपोर्ट करता है, री एक्सपोर्ट करता है, वो सबसे ज़्यादा करता है। ऐसे ना तो फिर भी सोयाबीन बनता है वहाँ पर, बट पाम का तो कोई अता पता है नहीं। वो एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रेड के कारण एक कॉन्सेप्ट है। बाकी नेपाल चाय का करता है, लेकिन उतना भी नहीं जिससे उसका मतलब सब मतलब पूरा बैलेंस हो जाए। बहुत ही सिचुएशन सबसे, उसका मेन इनकम टूरिस्ट से डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। और टूरिस्ट कोरोना पीरियड में बहुत भयंकर हुआ है। और उससे पहले 2000 नेपाल अर्थक्वेक कब आया था? 2013। नेपाल में अर्थक्वेक 2013 साल 15 15 15 था। 2015 का जो अर्थक्वेक के बाद नेपाल को इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ा था। ठीक है, तो उसको नेपाल को सुधारने के लिए लास्ट 5-7 साल में बहुत खर्चा हुआ। तो चारों तरफ से नेपाल एक मुश्किल में आ गए, और स्पेशली जो उसका आरबीआई में, तो नेपाल सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर है उनको तो अभी हटाया। ठीक है, और उसके एक्चुअली मेनली प्रॉब्लम है सर, इससे पहले वाला जो पीएम था, केपी को ओली, ठीक है, इससे पहले वाला, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा चाइना के साथ बहुत सारा कनेक्शन बना रहा था। पूरा चाइना का ही आदमी हो गया तो सर, पूरा चाइना ही बोल हाँ, सकते हो उसको, चाइना आदमी। हाँ, वो चाइना आदमी था। इसको अनिमेश को मेरे से ज्यादा पता है, अनिमेश नेपाल पूरा में पूरा रहता है। जमीन लिख दिया, कितना 42 एकड़ की 42,000 एकड़, जितना पूरा बॉर्डर के चारों ओर का जमीन उसको दे दिया था पूरा। बहुत खतरनाक था, इससे पहले वाला पीएम बहुत खतरनाक था, और उसी के कारण आज का ये सिचुएशन है, उसी के कारण। मतलब और गवर्नर ने इतने दिन से हालत खराब है, अब जाके बोल रहा है करंट गवर्नर जिसको अभी रिसेंटली हटाया गया, अब जाके बोल रहा है कि हालत खराब नहीं, मतलब बहुत ही खराब हालत है, ट्रेजरी खाली हो जाएगा। मतलब हार्डली 7-8 महीने का ही वो लोग इंपोर्ट एफर्ट कर सकता है। मतलब अभी जब तक इंटरनेशनल हेल्प नहीं होगा, मुश्किल बढ़ेगा। और हेल्प मतलब क्या, अब तो भारत छोड़कर कौन हेल्प करेगा? सर भारत ने एक बीड़ा उठाने का काम करने का कोशिश किया सर। कल अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी उनका ऑनलाइन बात हुआ है, एक मीटिंग था, आप लोगों के पास खबर होगा सर। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी बोला है, और भारत एग्रीकल्चर में बहुत बढ़िया है, आप लोगों को पता है। और ऐसे वार सिचुएशंस में सबसे ज़्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वो है फूड क्राइसिस। आप देख पा रहे हो सर आप लोग? हाँ, तेल वगैरह का क्राइसिस तो है, वो अपने अपने जगह में है, बट सबसे मुश्किल में आ रहा है फूड क्राइसिस। जैसे कि श्रीलंका, साउथ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग का हालत पता है आप लोगों को? वो जो भयंकर इंसान है, नॉर्थ कोरिया का सिचुएशन बहुत खराब है। एक डजन केला, मतलब बनाना का दाम आता है 3,500 टका, सर वहाँ तो 3,500। सैंक्शन सालों साल से लगा हुआ है, सैंक्शन बहुत सारा वो नॉर्थ उसका कोरिया, गवर्नमेंट, हाँ, उसका उसका तो बेचारा गवर्नमेंट तो मारा गया था तब से। वो पागल ही है, वो पूरा पागल है। और वहाँ कोई इंटरनेशनल फंड भी नहीं जाते, जैसे इंडिया में आता है ना यूएन से, यूनिसेफ से, वहाँ वैसा कुछ भी नहीं जाता है। कैसे अगर जाएगा? अगर वो अगर तो भेजेगा तो इंटरनेशनल, खा हाँ, लेगा वो। हाँ, वो इंटरनेशनल ट्रेड बंद कर दिया था। हाँ, वो पागल है पूरा। अभी ऐसा हालत खराब है, अब जाके बोल रहे हैं कि हमसे संभाला नहीं जा रहा है।
अब फूड क्राइसिस, यूक्रेन का हालत तो पता ही है। हाँ, यूक्रेन के साथ साथ आसपास का हालत, फूड क्राइसिस अगला 60 साल में दुनिया भर में इतना फूड क्राइसिस क्रिएट हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। और इसका भारत रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी है सर। अब बस हमारे फार्मर्स को थोड़ा और पावर देना है, थोड़ा और मौका देना है। भारत का जो है ना सर, वो भारत करके दिखाएगा। जो भारत मतलब जब से भारत गोल्डन बर्ड्स कहा जाता था, मैं बोलता था ना आपको कि भारत का वो दिन आएगा सर, आएगा। बस थोड़ा सा सब्र करो आप लोग। अगर आपको अपने देश पे भरोसा है, भारत के कल्चर पे भरोसा है, आप थोड़ा सा वेट करते रहो, आप देखते रहो क्या होगा। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट माई कंट्री। और वो दुनिया को फिर से लीड करेगा। एक बहुत ही फेमस बंगाली गाना है सर, बोलो 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 सबे शत बेना बेनु रबे, भारत आबार जगत सबाई श्रेष्ठ आसन रबे। मतलब इंडिया फिर से पूरा दुनिया में हाईएस्ट पोजीशन हासिल करेगा, जो हमेशा भारत करता है। वो दिन आएगा सर, थोड़ा देरी होगा, बिकॉज हम लोग बहुत दिनों से मतलब कॉलोनी थे बहुत सारा कंट्री का, लेकिन वो दिन चला गया। और इवन मोदी जी कल बोला है, मुझे ये सुन के अच्छा लग रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर जब बोल रहे हैं कि हम लोग दुनिया को खाना खिला सकते हैं, इसका मतलब हमारे पास इतना खाना है, नहीं तो कभी ऐसा वादा नहीं कर सकता। और हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, बिकॉज हमारे जो नदियां है, जो फर्टिलिटी है लैंड का, इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर साल भर खेती होता है। साल भर मतलब 12 मंथ्स ही खेती होता है। इंडिया इज द ओनली कंट्री। यूएस इतना बड़ा है, हमारे हमसे 2 गुना बड़ा है यूएस है, 2-3 गुना। यूएस में 6 महीना एग्रीकल्चर हो नहीं सकता। कनाडा हमसे इतना बड़ा है, उसका 80% जमीन बर्फीला है, आप कुछ कर नहीं सकते। चाइना इतना बड़ा देश है, उसका 40% एरिया रेगिस्तान है, मतलब डेजर्ट है, डेजर्ट। हाँ, और टकला मकान, गोभी, आई होप यू नो सर। और चाइना का और एक प्रॉब्लम है, ये जो उनका डेजर्ट मतलब डेजर्ट का प्रॉब्लम है ना, वो एक्चुअली इतना ज्यादा बढ़ रहा है डे बाय डे। मतलब वो बेसिकली कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो पेड़ लगाता है, फिर भी डे बाय डे उनका डेजर्ट और बढ़ते जा रहा है। ये चाइना का सबसे भयंकर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। हाँ सर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ठीक है, चाइना का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो और ऐसे इसका हालात। एडवांटेज मिल रहा है रशिया को और कनाडा को। हाँ सर, उन लोग का घट रहा है और ये लोग का बढ़ ठीक है, तो ये रहा है, कुछ तो बर्फ प्रॉब्लम घट रहा है सर। अब ऐसे प्रॉब्लम है, भारत अगर अपना पोटेंशियलिटी को यूज करे तो भारत ग्लोबल पावर मतलब टॉप क्लास ग्लोबल पावर बनने में देरी नहीं है। और अगर भारत दुनिया को खाना खिला सकता है, तो आप सोचो कि भारत का सम्मान कहाँ होगा। पूरा दुनिया भारत का हर बात मानेगा, हर बात मानेगा। और मानना पड़ेगा भाई मानना पड़ेगा। बस वही पॉजिटिविटी रहे सर, और कुछ नहीं। एक सॉलिड पावर के साथ देश में कोई होना चाहिए, जो पॉलिटिक्स कम करे और काम ज्यादा करे। बस ऐसा कोई लोग चाहिए जो मतलब आज तो मोदी जी है, कल मोदी जी चला जाएगा, कोई और आएगा, ठीक है, लेकिन जो भी आए वो देश को एक इंटरनेशनल पहचान दिला पाए, ये बहुत जरूरी है। ओके चलो, नेपाल को थोड़ा सा गौर से देखिए, नेपाल का सिचुएशन अच्छा नहीं है। बेसिकली ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रॉब्लम, समझ रहे हो सर। ये सब बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक मैनेजमेंट का प्रॉब्लम। नहीं तो ऐसे बड़े बड़े कंट्री कैसे फेलियर हो जाता है। नेपाल तो कोई छोटा भी नहीं है, बहुत छोटा कंट्री भी नहीं। और पाकिस्तान को तो आप देख ही रहे हो, इसका भी हालत खराब है। हाँ, कोई कोई तो ऐसा भी कहते हैं एनालिस्ट, एक्चुअली पाकिस्तान को ना बहुत लोग तो एक्चुअली वो अरबियन नेशंस वगैरह थोड़ा हेल्प करते हैं, स्पेशली वो मुस्लिम इस्लामिक कोऑपरेशंस वगैरह से काफ़ी हेल्प मिलता है। बट उनका भी जिस दिन मतलब मोह भंग होगा ना, वो भी समझ जाएगा कि पाकिस्तान भी कोई कंट्री नहीं है ये। हाँ, ये देश नहीं है, आतंक का एक फैलाने का एक हब है, कैपिटल है। वो जिस दिन इसको समझ में आ जाएगा, पाकिस्तान का भी हालत खराब हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि हालत खराब हो, बट प्रॉब्लम क्रिएट करना तो बंद करें। ये देखो ना, न्यू पीएम आया है, फिर से चालू हो गया, कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे। भाई जो तुम्हारा है नहीं, तुम उसको लेके रोज रोज क्यों चिल्लाते हो? और काम धंधा है नहीं क्या? क्या बोलेगा बोलो। चलो, इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
KE। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब है refers to the rate of return that a firm must earn on its equity funds, on its equity funds। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है कि कंपनी मार्केट से जो इक्विटी शेयर उठाएगा, जैसे आप लोग जानते हो शेयर मार्केट है ना। आज मैं शेयर मार्केट का बात करूंगा आपसे, काफी सारा बात मुझे करना है, जल्दी जल्दी चलो लिखाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी रेफर्स टू द रेट, हाँ सर रेट है, रेट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स इक्विटी फंड्स in order to give in order to give to equity shareholder in order to give to equity shareholders क्या प्रॉब्लम हुआ? Equity shareholders, the cost of equity in order to give to equity shareholders the rate of return। ठीक है, तो इक्विटी शेयरहोल्डर को क्या चाहिए? रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, द रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको क्या चाहिए? किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, क्या चाहिए? रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय देम, जो शेयर होल्डर को चाहिए, रिक्वायर्ड बाय देम। ठीक है, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं RE। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है और RE जो है वो इन्वेस्टर्स जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देयरफॉर there are two types of equity। There are two types of equity: internal equity, that is retained earning, retained earning। ठीक है, तो इंटरनल इक्विटी दैट इज रिटेन अर्निंग सिंस नो फ्लोटेशन कॉस्ट इज इन्वॉल्व। रिटेन अर्निंग में क्या है सर? इसको इंटरनल इक्विटी कहते हैं। इंटरनल इक्विटी मतलब कंपनी जो इनकम करते हैं, जो प्रॉफिट कंपनी के पास पहले से रहता है। ठीक है, ऐसे मानो कि आज इसके पास जो रिलायंस के पास जो प्रॉफिट है, जो कंपनी ने नेट इनकम किया 49,000 करोड़, ऐसे कंपनी के पास पुराना रिजर्व में पड़ा हुआ है ना, जो आपको बैलेंस शीट देखने से पता चलता है कंपनी के पास कितना रिजर्व वगैरह है, कितना सरप्लस वगैरह है। ठीक है, तो वो कंपनी का क्या है? रिटेन अर्निंग है, मतलब जो कंपनी इतना दिन कमा के जुगाड़ किया। तो ये भी एक तरह का इक्विटी है ना, मतलब ये इंटरनल इक्विटी है एक तरह का इक्विटी। मतलब ये बहुत ही ठोस बिजनेस है, जिसका बिजनेस अच्छा चलता है वो अपना यही कैपिटल जो बना पाए ना, वही बिजनेस एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग बिजनेस होता है। बाहर से पैसा रेज करने में कोई बुराई नहीं है, मार्केट से पैसा रेज करने में कोई बुराई नहीं है, बट आप तब एक कॉमन सेंस लगा लेना। जब आपको मार्केट से पैसा रेज करने का जरूरत पड़ रहा है इतना ज्यादा, इसका मतलब आपके पास कुछ नहीं है क्या? या फिर आप ऐसे बोलो कि आप इतना दिन कुछ कमाई नहीं कर पाए क्या? या फिर क्या आपने बिजनेस मैनेज नहीं कर पाया? तो अगर आप अपने इंटरनल अर्निंग बढ़ा पाते हो, इससे बढ़िया बिजनेस और कुछ नहीं हो सकता। जैसे जो शेयर मार्केट छोड़ो, अगर आप कॉमन सेंस में अगर कभी भी आप बड़ा बाजार विजिट करते हो, मैं ज़्यादा दूर जाने के लिए नहीं बोलूँगा, डोंट विजिट बॉम्बे, डोंट विजिट सूरत। ठीक है, बॉम्बे सूरत भी हैं, वो भी बहुत ही बड़े बड़े मार्केट है सर। ठीक है, सूरत क्लॉथ मार्केट, एक सिंपल एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ आपको। सूरत में क्लॉथ मार्केट है, ठीक है, टेक्सटाइल हब है सर भारत का, ठीक है, डायमंड हब है भारत का। बस आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। हाँ बोलो सर। हाँ वही बोल रहा था, डायमंड का हब है वो। डायमंड हब, क्लोथ हब। ठीक है, वो एक्चुअली वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है
वहाँ पर डायमंड का काम करना, कपड़ा का काम, बेसिकली सूरत से गुजरात तो भारत का काफ़ी दिनों से, सूरत को बाद में बनाया गया और गुजरात बहुत दिनों से भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, तो कपड़ा के लिए जाना जाता है। और हमारा बड़ा बाजार कोलकाता एरिया भी इक्वली जाना जाता है, इक्वली जाना जाता है। तो मैं बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे को आपको बस इतना कहना है, आप कभी भी ऐसे मार्केट में विजिट करोगे ना, कभी भी कहीं पर भी, बड़ा बाजार में भी आपको ऐसे मार्केट भरा पड़ा मिलेगा। जस्ट विजिट सर, ऐसे ही विजिट करो, पसंद आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, जस्ट गो विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग ऐसे बहुत जगह में जाते हो, हाँ मैं मानता हूँ भीड़ बहुत दिखेगा आपको, ठीक है। हाँ सर, कुछ दिन पहले ही गए थे, वो इंस्टीट्यूट जा रहे थे ना, उसी रास्ते में हाँ तो पड़ता है हाँ, है ना? ठीक है, वो एमजी रोड हाँ। से थोड़ा सा साइड आके बड़ा बाजार की तरफ घूमने चले जाना, ऐसे ही देखते रहना सर, करोड़ों का डील होता है सर, करोड़ों का डील होता है, यू कांट इमेजिन। और ये जो ब्लैक मनी व्हाइट मनी का खेल, जो अकाउंट्स का काम होता है ना, इतना चलता है, मैं बोल नहीं सकता, ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, भर भर के होता है। बट ठीक है, ब्लैक मनी व्हाइट मनी को साइड में रखते हैं। मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि ये जो बिजनेस ये लोग यहाँ पर करते हैं ना, ये लोग इतना अच्छा कमाते हैं, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कोई भी कंपनी, मतलब हार्डली स्टॉक मार्केट के भी बिजनेस को इजीली मतलब साइड कर सकते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, यस सर, या जब तक आप विजिट नहीं करोगे ना कभी, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ आएगा सर क्या गजब का अर्निंग है इनका, रिटर्न अर्निंग। तो ये लोग ना, इनको बोलते हैं सर, इस तरह का बिजनेस को क्या कहते हैं जानते हो, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे बिजनेस है जो साल में 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ आराम से कमा लेते हैं। सर कहने का मतलब ऐसा है कि ये बिजनेस भी ना बूट स्ट्रैप कंपनी कहते हैं इसको, मतलब अपने रिटर्न अर्निंग को इतने अच्छे से यूज करते हैं और मार्केट को डे बाई डे इतना अच्छा इंप्रूव करते हैं। जरूरी नहीं कि हर बात में स्टॉक मार्केट में आना चाहिए, नॉट लाइक दैट, बिजनेस स्टॉक मार्केट के बाहर भी है, बट देखने के लिए वो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। तो आपको मैं बोलूंगा आप जरूर विजिट करें, कभी मौका मिले तो बड़ा बाजार पहले जाओ, अगर आप बंगाल से हो या ईस्ट इंडिया से हो, बड़ा बाजार देखने के बाद आप सूरत जाओ, ठीक है, आप बॉम्बे का मार्केट देख सकते हो, मुंबई का मार्केट भी, बहुत सारा मार्केट है मुंबई में भी, गुजरात तो जरूर विजिट करें सर, वहाँ का बिजनेस कल्चर लोगों को देखना चाहिए। दिल्ली जरूर विजिट करें, दिल्ली में पुराना दिल्ली स्पेशली, ठीक है, चांदनी चौक एरिया या पुरानी दिल्ली का जो एरिया है, ये सब एरिया में आपको पता चलेगा कि सर बिजनेस कैसे। सरोजिनी मार्केट। हाँ बोलो। हाँ सरोजिनी सरोजिनी मार्केट। मार्केट, हाँ वेरी गुड सर, ठीक है, देखने को मिलेगा सर कि कैसे मतलब बूट स्ट्रैपिंग रिटेन अर्निंग को यूज करके बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। आप जरूर विजिट करें सर, ऐसे ही विजिट कर लीजिएगा खरीदने के लिए। ओके, तो इंटरनल इक्विटी या रिटेन अर्निंग, हाँ बोलो। बड़ा बाजार में जो है अभी, वहाँ हाँ पे भी तो आपको जो मकान वगैरह रहता है वहाँ पे तो मतलब लीज में तो लिया जा सकता है वहाँ पे। हाँ हाँ, क्यों नहीं लिया जा सकता, लीज पे ही लेना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का ओनर कौन है अभी पता ही नहीं चलता, यहाँ पर लीज पे ही ज्यादा चलता है। आप लीज पे ले सकते हो, लीज पे लेके और कुछ रेंट भी चलता है साथ में, ठीक है, लीज विद हाँ, रेंट। तो वहाँ पे तो आपको मतलब कोई भी जैसे जमीन खरीद बिक्री नॉर्मल दूसरे एरिया में होता है, वहाँ पे तो प्रॉपर्टी जो है स्क्वायर फीट वाइज तो लेना पड़ता है लीज में ना। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही तो सिस्टम वहाँ पे चलता तो मिलता रहता है ना वो सब। है। मिलता रहता है, आपको ढूंढना पड़ेगा। बिल्डिंग का हालत खराब है, लेकिन मतलब एक छोटा सा बिल्डिंग से क्या है, मतलब बिल्डिंग एरिया का से हालत मतलब है इतना, ना। हाँ वही बेसिकली वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे कल्चर है वहाँ का कि बिल्डिंग के अंदर का हालत देखोगे ना, आपको लगेगा कि ये यहाँ पर बिजनेस हो सकता है, नॉर्मल आदमी ऐसे सोचते हैं, बट वहाँ पर आप देखोगे ना, मतलब एक साइड में टॉयलेट है, टॉयलेट को कैसे भी करके मैनेज करके साइड में एक छोटा सा रूम ले लिया, उसी में करोड़ों का डील कर रहा है। तो मतलब ये है बड़ा बाजार का कल्चर, मतलब बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बट सीरियसली अगर आपको मनी मेकिंग स्किल देखना है ना, तो जरूर जाना चाहिए। तो सर मान के चले बड़ा बाजार में कोई दुकान करता है, तो उसको क्या पहले बड़ा बाजार मार्केट का एरिया का नॉलेज चाहिए? तो ऑब्वियसली आप कहीं पर भी दुकान बनाओ, आपको मार्केट का नॉलेज तो चाहिए। मार्केट का नॉलेज है, लेकिन उस एरिया में कैसे क्या हाँ होता है हाँ नहीं हाँ सर। हाँ, ऑब्वियसली, हाँ ऑब्वियसली ना, उस एरिया में कैसे क्या होता है नहीं होता है, ठीक है, दुकान का ओनर कौन है नहीं है, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा बातचीत करना पड़ेगा, वहाँ पे लोगों के साथ थोड़ा कनेक्टिविटी करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि स्पेशली देखो ब्रोकर से मतलब होता है, ब्रोकर तो दलाल तो आप लोग जानते ही हो, कोलकाता में एकदम नंबर 1 है, आपको लेके घुमाएगा। लेकिन दलाल के हाथ में पड़ने से पहले आप पहले थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ाओ, उस एरिया में घूमो फिरो देखो, ठीक है, उसके बाद आप एक अच्छा कनेक्टिविटी लेके देखो, जगह देखो कि क्या चल रहा है यहाँ पर, घूमने से पता चलता है, हर जगह का समझ आ जाता है। कभी कई बार ऐसे होते हैं सर, मार्केट को सर्वे करने के लिए एक एक महीना दो दो महीना आप ऐसे ही विजिट करते हो, देखते हो और चले जाते हो, ठीक है,
कुछ काम धंधा है नहीं उस टाइम पे, लेकिन इसमें जो आपको रेगुलर इसके बारे में नॉलेज होता है ना, उसी से आपको डिसीजन मेकिंग में सुविधा होता है कि अच्छा ऐसा है, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग कॉन्सेप्ट है, अभी कुछ डिसीजन लिया जा सकता है। मतलब अचानक डिसीजन नहीं लिया जा सकता, उसके पहले आपको थोड़ा सा प्री मार्केट सर्वे, उस एरिया के साथ एक फ्रेंडलीनेस, उसके बाद आप कुछ डिसीजन जरूर ले सकते हो। और अचानक से एकदम बड़ा डिसीजन लेने से पहले पहले छोटा डिसीजन लो, फिर अगर देखो कि छोटा डिसीजन पे अगर आप कामयाब हो जाते हो, फिर आप बड़ा डिसीजन लो। मतलब छोटा डिसीजन मतलब कम पूंजी में स्टार्ट करो, फिर जैसे आपको लगता है कि भाई अच्छा चल रहा है, मैं समझ सकता हूँ, अब पूंजी को बढ़ा दो, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट को ज्यादा करो। पहले से ही ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके मुश्किल में, जैसे ये एक रिसेंटली एक बहुत बड़ा बिजनेस ने गलती किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब फाइनेंस का प्रैक्टिकल मुद्दा है, तो मेरे नॉलेज में जितना आता है मैं बोल देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक रिसेंटली पैंटालून्स का स्टोर ओपन हुआ था खन्ना में। आई डोंट नो आप लोग जानते कि नहीं जानते। हाँ सर, है वहाँ पे। नहीं अभी नहीं है। बंद हो गया। हाँ, यही हाँ वाला सर, है। ये खन्ना में बना था, ये पैंटालून्स बंद हो गया। खन्ना रोड जो एपीसी रोड है सर्कुलर रोड में, ठीक है, पुराना सर्कुलर रोड नाम है, ये बंद हो गया सर जिस दिन ये ओपन तो हुआ था। 5 में खुला मार्केट है, इसलिए बंद हुआ क्या? वही मैं बोलना चाहता हूँ सर, 2-3 रीजन है यहाँ पर। पहला बात, आप हाथी बागान के सामने मार्केट को ओपन किया। दूसरा बात, उस एरिया का जो अर्निंग सोर्स है, मतलब जो अर्निंग सोर्स का बात नहीं करूंगा, लिविंग स्टैंडर्ड जो है, मतलब दैट पर्टिकुलर एरिया में जो मैक्सिमम लोग रहते हैं, उनका अर्निंग करने का जो, उनका खर्चा करने का जो तरीका है, लिविंग क्वालिटी जो है, वो पैंटालून्स के साथ अडेप्ट नहीं करता। दूसरा बात, वहां पर 2-3 कॉन्सेप्ट है। जिस एरिया का मैं बात कर रहा हूँ वहाँ खन्ना और गोरीबाड़ी हाट, मतलब होरीसा हाट, ठीक है, साल में हफ्ते में 2 दिन 3 दिन हाट बैठता है, और एक तरफ हाथी बागान मार्केट जो गोल्डन मार्केट ऑफ नॉर्थ कोलकाता, ठीक है। अब इसके बीच में तुम्हारा बन गया पैंटालून्स। ऊपर से वहां पर ऐसे लोग उतना विजिट नहीं करते जो पैंटालून्स से चीजें खरीदेंगे, ठीक है, बिकॉज पैंटालून्स का नॉर्मली एक प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब ऐसे प्रोडक्ट परचेस करने के लिए वहां पर वैसा लोगों का विजिट होना जरूरी है, लेकिन ऐसे लोग उस एरिया में रहते भी नहीं है, और जो बाकी लोग हैं वो ऐसे एरिया में विजिट कम करते हैं कॉम्पेरेटिवली। तो मैं पहले दिन ही जाके मैम के साथ में गया था। मैं एक्चुअली मैं पहले ना खन्ना में रहता था काफी दिन, मैं 5 साल कोलकाता में इस एरिया में रहा, और हम लोग कभी बहुत मिस करते थे कि एक मॉल नहीं है इस एरिया में, लेकिन ये खन्ना में ओपन करेगा मैं पता नहीं था। तो जैसे ओपन हुआ मैं बोला खन्ना में मॉल ओपन हुआ है, जाऊंगा देखूंगा। तो मैं विजिट करके ही मैं मैम को बस ऐसे ही बोल रहा था। मैम भी मेरे को सेम पूछा कि यहाँ पर मॉल ओपन कर दिया, मेरे को मैम ने ऐसे ही पूछा कि चलेगा। मैंने सवाल किया, मैम ऐसे लड़की होके भी एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट में सवाल किया कि चलेगा, तो फिर मैं बोला ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे को समझ में नहीं आया। फिर 2 साल भी नहीं चला कब दुकान बंद हो गया। मतलब आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने का कोशिश किया, कि कई बार बड़े बड़े ब्रांड से भी गलतियां हो जाते हैं सर। आप देख सकते हो जाके, अभी पेंटालून सर है नहीं। तो बिजनेस डिसीजन लेने से पहले ना आपको ये हर चीज का पता लगाना जरूरी है। नहीं तो आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर लो, जरूरी नहीं कि ज्यादा पैसा लगाने से ज्यादा बड़ा बिजनेस होता है, ये गलत सोच है लोगों का। छोटा पैसा लगा के भी बड़ा बिजनेस बन सकते हैं। मतलब हाँ, शुरुआत से थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जाम करना चाहिए। अगर आप फ्रेशली स्टार्ट करते हो, बहुत लोग क्या सोचते हैं ना, मेरे पास बहुत है तो मैं लगा देता हूँ। मैं देखा बहुत सारे लोगों से मैं बात किया, अरे भाई है मेरे पास 20 लाख लगा देंगे क्या है मेरे पास 50 लाख लगा देंगे क्या है। लेकिन नहीं, जहां पर आप 50 लाख लगाना चाहते हो वहां पर आप पहले 5 लाख लगाओ, देखो, एक साल 5 लाख को 8 लाख बनाओ, फिर 50 लाख क्यों 50 करोड़ लगाओ। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। बस यही बोलूंगा, बिजनेस डिसीजन ऐसे कैपिटल बजटिंग में ये नॉर्मली मुझे बताना चाहिए था, अभी बता दिया। अच्छा, इंटरनल इक्विटी जो है दैट इज रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग बिजनेस के पास जितना अच्छा बढ़ता है वो बिजनेस उतने अच्छा अपने आप को डे बाय डे इंप्रूव करते हैं। अच्छा, रिटेन अर्निंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या है, सिंस नो फ्लोटेशन कॉस्ट। अच्छा सर, आपने प्रॉफिट कमाया तो इसके लिए फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा क्या? हेलो, आपका पैसा है, आपने कमाया,
फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा क्या? ब्रोकरेज चार्जेस, अंडरराइटर कमीशन, ये सब लगेगा क्या? ये सब इंटरनल इक्विटी के लिए? अरे बताओ सर, हाँ ना, कुछ तो बोलो। हेलो। ना सर। बिकॉज आपका खुद का पैसा है, इंटरनल पैसा है, इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट किस चीज़ का? फ्लोटेशन कॉस्ट तब लगता है जैसे आईपीओ आता है मार्केट में, कंपनी को मार्केट से पैसा उठाने के लिए कॉस्टिंग अलग से फ्लोटेशन चार्जेस लग जाता है, अंडरराइटर कमीशन, मार्चेंट बैंकिंग का पैसा, ठीक है, सेबी का ड्राफ्टिंग चार्जेस वगैरह, बहुत सारा चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं मार्केट से 100 करोड़, हजार करोड़ रेज करने में। लेकिन ये तो इंटरनल इक्विटी है, इसमें किस बात का? तो इस केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रिटर्न अर्निंग सेम होता है सर, ठीक है। Cost of equity RE equals to same because there is no flotation cost. External equity, there is another type of equity जिसका नाम है external equity. ये बेसिकली वही इक्विटी जो आईपीओ के बारे में आप लोग मार्केट में खबर पाते रहते हो, है ना। इसका जैसे LIC का आईपीओ वेटिंग है, ओयो होटल चेन का आईपीओ वेटिंग है, ठीक है, तमिलनाडु मार्केंटाइल बैंक बोल के बहुत सारा कंपनी अभी आईपीओ में वेटिंग में है। एक्सटर्नल इक्विटी मतलब न्यू शेयर्स, ठीक है, न्यू शेयर्स issued since flotation cost is involved KE greater than RE। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिकॉर्ड रिटर्न से, सॉरी मतलब नॉर्मल जो इसका रिटर्न अर्निंग है उससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। तो न्यू शेयर्स इशू जो इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा ज्यादा होगा नॉर्मल अर्निंग से, ठीक है। तो अभी इसको मैं जब आगे क्वेश्चन कराऊंगा आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। टू बी मोर स्पेसिफिक, there are several approaches। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ना बहुत सारे अप्रोच है, सीरियसली। कंपनी जब मार्केट से इक्विटी उठाते हैं ना, इसका बहुत सारा अप्रोच है। DDM मॉडल, CAPM मॉडल, मैं क्या क्या नाम बोलूं आपको, ट्रेडिशनल अप्रोच, रियलाइज्ड अप्रोच, ठीक है, बहुत सारे अप्रोच है। टू बी मोर स्पेसिफिक, देयर आर सेवरल अप्रोचेस। शेयर प्राइस इज इशूड in the formula if we used P0, if we used P0 मतलब करेंट मार्केट प्राइस, ओके, we get RE। हम P0 यूज करने से रिटर्न रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। अगर हम PNET यूज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल सकता है। इफ वी यूज PNET तो हमें we get RE KE। तो P0 मतलब जो करेंट मार्केट प्राइस है वही रिकॉर्ड रिटर्न बन जाएगा, PNET मतलब जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बन जाएगा। सर कैसे बनेगा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसे PNET का मतलब जो मार्केट से उठाओगे ना तो फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा, तो इसलिए PNET, और वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी के लिए। जब रिटर्न अर्निंग करोगे तो P0 वही हो जाएगा आपका रिटर्न अर्निंग, बिकॉज वही आपका जो करंट मार्केट चल रहा है वही प्राइस आपका हो जाएगा, बिकॉज आपको अलग से कोई फ्लोटेशन चार्जेस नहीं लगेगा। जैसे क्वेश्चन करेंगे थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा। इन सम ऑफ दी, थोड़ा लिखिए सर, in some of the approaches share price is not used। कुछ अप्रोच तो ऐसा है जहां पर शेयर प्राइस ही यूज नहीं होता, तो फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट होता है? सर रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, ऐसा भी फॉर्मूला यूज होता है जिससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का पता चलता है। लेकिन सर ये कब कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, कौन सा बेस्ट वे है, ये सब चर्चा करना है ना। यस, तो चलो मैं 2-4 अप्रोचेस चालू करता हूँ, फिर आपको मैं धीरे धीरे बताता हूँ।
अच्छा, लिखिए सर, रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर। देखो, मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, है ना, तो शेयर होल्डर को क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। तो शेयर होल्डर को रिटर्न चाहिए, तो जो शेयर होल्डर का रिटर्न है वही कंपनी के लिए कॉस्ट है ना। तो सबसे पहले आपको शेयर होल्डर रिटर्न कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो इसमें एक फीलर क्या है, फीलर मतलब फीलिंग्स, ठीक है। फीलर ऐसा है, व्हेन अ फर्म, जब कोई बिजनेस रेज फंड्स, पहले फर्म रेज फंड्स बाय इशूइंग इक्विटी शेयर, by issuing equity share, there is no contractual legal obligation, है ना। जैसे लोन के केस में होता है, प्रेफरेंस के केस में होता है, इक्विटी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल ऑब्लिगेशंस कंपनी की तरफ से नहीं होता है। लीगल ऑब्लिगेशंस ऑन द फर्म to pay such an amount to the shareholder, ठीक है। ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ, तो था आईपीओ। आईपीओ लाइन का जो भी लिस्ट है आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखो सर, LIC, ओयो, पेन्ना, लावा इंटरनेशनल आ रहा है। जैसे रिसेंटली कुछ कंपनी लिस्टेड हुआ, हरिओम पाइप, वरंदा लर्निंग, ठीक है। ये लोग मार्केट से क्या किया, प्राइस रेज, मतलब मनी रेज किया, ठीक है। किसी को 100 करोड़ चाहिए था, किसी को 150 करोड़ चाहिए था, किसी को 4000 करोड़ चाहिए था, जैसे रुचि सोया के केस में आप लोगों ने देखा। तो ऐसे हर महीने अलग अलग कंपनीज आ रहा है मार्केट में और उनको मार्केट से इक्विटी शेयर रेज करना। लेकिन कोई ऐसा ऑब्लिगेशन कोई नहीं देता कि भाई मैंने आपको इतना रिटर्न देना ही देना है। लेकिन फिर भी लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज कंपनी का फायदा देख के, कंपनी का बिजनेस देख के इन्वेस्टमेंट होता है। और यही है स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट, टेक्निकल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इसी तरह से होता है। सो शेयर होल्डर को रिटर्न देना कोई मैंडेटरी नहीं है, ये सबसे बड़ा फीलिंग्स है इक्विटी का। तो फिर अगर कोई शेयर मतलब रिटर्न प्रोवाइड करना मैंडेटरी नहीं है, तो फिर कॉस्ट डिसाइड करने के लिए आपको कुछ अलग अप्रोच लेना पड़ेगा। सर ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये फीलर समझ में आया, नहीं आया कि नहीं आया, प्लीज टेल मी सर, बताओ एक बार। हेलो, हाँ सर। however shareholders know that, क्या जानते हैं ये लोग, shareholders know that they have residual claim। रेसिडुअल का मतलब समझते हो, ये सब बात ना गोल्डन वर्ड्स है सर। क्यों, बिकॉज याद रखना चाहिए, तभी गोल्डन है। रेसिडुअल क्लेम मतलब शेयर होल्डर जो होते हैं ना, इक्विटी शेयर होल्डर जो कंपनी के होते हैं, उनको कंपनी के बिजनेस में रेसिडुअल क्लेम होते हैं। मतलब लास्ट में जो पड़ा रहेगा वही उसका है। लास्ट में ज्यादा है तो उसका है, लास्ट में कम है तो उसका है, लास्ट में कुछ नहीं तो कुछ नहीं, तभी वो इक्विटी है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर नो दैट दे हैव रेसिडुअल क्लेम टू दी earnings of the company, as well as to the assets of the company।
इन द इवेंट्स ऑफ लिक्विडेशन, जब बिजनेस बंद होता है उस समय ये फायदा मिलता है। सो शेयर होल्डर्स टेक ऑन हायर रिस्क, है ना, बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं एज कंपेयर टू डेब्ट होल्डर्स। जो कंपनी को लोन देते हैं उनको तो फिक्स है ना, मिलेगा, लेकिन शेयर होल्डर का रिस्क ज्यादा हो गया, बिकॉज शेयर होल्डर के लिए कोई फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न का कोई वादा नहीं है ना। मतलब जैसे लोन के केस में क्या है, लोन के केस में जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, पर शेयर होल्डर के केस में क्या है, जो वादा किया है निभा भी सकते हैं, ना भी निभा सकते हैं, है ना। चलना है तो चलो, ठीक है, मतलब जो वादा किया है निभाना पड़ेगा टाइप का नहीं है, ठीक है। ये इक्विटी का कैरेक्टर है, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के साथ इनका ऐसा ही मतलब रिलेशनशिप है। तो डेब्ट होल्डर से काफी ज्यादा रिस्क लेते हैं, हेंस द रिकॉर्ड रिटर्न फॉर शेयर होल्डर आरई, ठीक है, रिकॉर्ड रिटर्न फॉर शेयर होल्डर जो है सर शुड बी ग्रेटर देन, क्या बोलते हो, शुड बी ग्रेटर देन द यील्ड ऑफ बॉन्ड्स। हाँ सर, एक बॉन्ड से जो यील्ड आता है, एक बॉन्ड का जो रिटर्न क्रिएट करने का क्षमता होता है, इक्विटी शेयर होल्डर उससे ज्यादा डिमांड करेगा, मतलब मार्केट बॉन्ड से, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न डिमांड करेगा, है ना, बिकॉज रिस्क हाई है, हाई रिस्क है, पैसा मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो रिटर्न भी ज्यादा मांगेगा, ठीक है, बट कितना कितना ज्यादा रिटर्न मांगेगा। अब अगर बॉन्ड मार्केट को देखते हो, अगर आप बॉन्ड मार्केट को देखते हो तो 8%, 9%, 10% मोटा मोटी ऐसा, लेकिन इक्विटी के लिए तो ऐसा कोई प्रॉपर, आप कैसे क्या बोलोगे, 10% चाहिए, 12% चाहिए, ऐसा कोई अनएंडिंग डिबेट है सर इसका, अनएंडिंग डिबेट। हाउएवर there is an unending debate, जितना डिबेट करो कम पड़ जाए, ऑन व्हाट आरई इज, रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न शेयर होल्डर के लिए क्या है, व्हाट ऑन व्हाट आरई इज, आरई क्या होगा या रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, फ्रॉम एन एकेडमिक पर्सपेक्टिव, मतलब जो लोग एकेडमिशियन होते हैं ना, जैसे कॉलेज प्रोफेसर वगैरह जैसे काम करते हैं, रिसर्चर, ठीक है, फ्रॉम एकेडमिक पर्सपेक्टिव we have been made responsible फॉर सर्टेन थ्योरीज, जो रिसर्चर, पीएचडी होल्डर, ठीक है, इन लोगों ने कुछ थ्योरी बनाया सर, हमें उनके ऊपर भरोसा करना पड़ता है और उसमें से जो बेस्ट है उसी को मार्केट में अप्लाई करना पड़ता है फॉर सर्टेन थ्योरीज ऑफ गेटिंग आरई, ठीक है। तो हमें अभी आप क्या है सर, अलग अलग थ्योरिस्ट, फाइनेंशियल थ्योरिस्ट जिन्होंने फाइनेंस पे रिसर्च किया, उनके ऊपर थोड़ा सा हमें डिपेंड करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे मार्केट को चलाना पड़ता है। तो कुछ ऐसे थ्योरी में अभी आपके साथ 2-3 बात करूंगा और फिर आगे आगे इसी मैटर पे चर्चा चलता जाएगा। जैसे 1-2 मैटर अभी थोड़ा बताता हूँ आपको। आरई किस तरह से मिलेगा, जैसे एक अप्रोच है, बहुत सारे अप्रोच है सर, बस 1-2 अभी बेसिक चर्चा करूंगा, बेसिक अप्रोच, लेकिन बेहतरीन बेहतरीन अप्रोच आगे वेट कर रहेगा। एक अप्रोच है सर बॉन्ड का जो यील्ड है, मतलब एक बॉन्ड हमें जो रिटर्न देता है, ठीक है, जैसे 8%, 9% तो बॉन्ड रिटर्न दे देता है ना, 7%, एक एवरेज बॉन्ड का जो रिटर्न है, इसके साथ आपको और कितना चाहिए, डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम। ये थोड़ा पुराना सोच है, लेकिन
इसे भी बहुत सारे थ्योरिस्ट या एकेडमिशियन फॉलो करना चाहते हैं कि बॉन्ड अगर 8-9% देता है और हमें डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम फाइंड आउट करना है, बट इसके बारे में ये लोग क्लियर कट नहीं बोलता कि ये डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम कितना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट में सरकारी बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड ही ले लेते हैं, बॉन्ड यील्ड मान के चलो 14%, 14%। ठीक है, अगर बॉन्ड का यील्ड 14% है एंड डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम is 3%, therefore RE हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 + 3 17%। बॉन्ड अगर 14% देता है 3% एक्स्ट्रा प्रीमियम के लिए, लेकिन क्वेश्चन इज दैट ये डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम 3% है, इसका क्या गारंटी है? तो लिमिटेशन क्या है इस तरह का अप्रोच का? ये थोड़ा पुराना अप्रोच है, काफी ट्रेडिशनल अप्रोच है। द लिमिटेशन इज दैट द डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम इज सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड। ये जो रिस्क प्रीमियम का मैंने बात किया, ये सब्जेक्टिवली डिटरमाइन होता है। मतलब किसी को 3% लगता है तो 3%, किसी को 5% लगेगा तो 5%, लेकिन कोई वजह, मतलब कोई वजूद तो होना चाहिए ना भाई, क्यों? इसके बारे में कोई प्रॉपर ठोस रीजन अभी तक नहीं मिलता है। तो इसको बोलते हैं सिंपल आरई कैलकुलेशन करने का तरीका, डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम। बट दिस अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फर्दर स्टडीज, बिकॉज ये डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम का जो कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्ट टाइम इसी अप्रोच से उठाया गया था, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है। ठीक है, अब आगे मैं आपको थोड़ा सा इसी तरह का थोड़ा सा डेवलप अप्रोच के बारे में बात करता हूँ, सिमिलर पैटर्न पे। थोड़ा डेवलप पैटर्न, इसका नाम दिया गया था रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। अब रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच में क्या है, लिखो थोड़ा, yield that is return on a stock for a year, एक साल के लिए। अब इसको थोड़ा फॉर्मूला लिखो, क्या कॉन्सेप्ट पुराने जमाने में रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच में बनाया गया था? इसमें डिविडेंड को शामिल किया गया, इसमें प्राइस चेंज को रखा गया, और बिगिनिंग प्राइस शेयर का, उसको भी यहां पर जगह मिला, बिगिनिंग प्राइस ऑफ द शेयर, और जो आएगा उसको इंटू 100 करने के लिए बोला गया। तो डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस इंटू 100। एग्जाम्पल के तौर पे इसको थोड़ा सिंपल करो, फॉर्मूला कैसा है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच का, डिविडेंड D1 प्लस प्राइस चेंज को ऐसे करो P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई बिगिनिंग प्राइस दैट इज P0 इंटू 100। कितना इजी हो गया, फॉर्मूला याद रखने का भी जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, फॉर्मूला ऐसे ही समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा तो याद हर चीज रखना पड़ता है ना सर, यस आपको भी रखना पड़ेगा। अब इस अप्रोच का एक क्वेश्चन करो तो आपको, हाँ बोलो। प्राइस चेंज या प्राइस रेंज? प्राइस चेंज, कितना चेंज हुआ, रेंज नहीं, चेंज। ओके सर। चेंज के अंदर रेंज आ जाता है ना? ओके देखो, अब ये रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच आपको थोड़ा बेहतर लगेगा पहले वाले अप्रोच से। ठीक है, बिकॉज क्या है ना, जैसे टेक्नोलॉजी में डे बाय डे वर्जन चेंज होता है, वैसा ही फाइनेंस में भी डे बाय डे वर्जन चेंज होता गया है। पुराने अप्रोच देख के मतलब नाक को ना ऐसे घुमाना नहीं है, मतलब ये क्या है ऐसा नहीं बोलना, बिकॉज
जब आपके हाथ में जेली बीन या जिंजर ब्रेड होता था, अरे एंड्रॉइड का बात कर रहा हूँ, अगर आज दे दे तो ये क्या है, आप बोलोगे कि ये तो डब्बा है, लेकिन एक टाइम पे ये जिंजर ब्रेड और जेली बीन्स जो जो था, ये आपके लिए एकदम हिवन हिवन जैसा होता था, जैसे आप हेवन में हो। लेकिन आज आपको उसका कोई वैल्यू नहीं है ना सर? आपको समझ में आ गया मैं वर्जन का क्यों बात इस तरह से कर रहा हूँ? We calculate the realized yield for each year in the past and take its average, और उसका एवरेज ले लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर the following date for last few year for the X Limited, एक कंपनी, ठीक है। आपको 3 पैरा बनाना चाहिए, मतलब 3 कॉलम, एक ईआर का कॉलम, एक डिविडेंड पर शेयर, फॉर द ईयर, और एक आप प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर। ये 3 कॉलम आप बना लो। इसमें आप पुट कर दो सर क्या क्या आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप 5 साल ले लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। डिविडेंड करके लिख लो, फर्स्ट ईयर में 20, सेकेंड ईयर में 30, थर्ड में 40, फोर्थ में थोड़ा कम कर दो 20, 30, 40, फिर इसको 30 रख लो और फिर थोड़ा बढ़ा के 50, ठीक है। प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर, शेयर का दाम स्टार्टिंग में 600, फिर बढ़ता गया 640, फिर थोड़ा और बढ़ के 700, फिर थोड़ा और बढ़ गया 780, और लास्ट में थोड़ा सा कम होके 750। लिख लिया यहाँ तक? यहाँ तक हो गया तो बताइएगा। हुआ है सबका? यस सर। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड, मतलब कौन सा रिकॉर्ड, मतलब रिटर्न चाहिए बाय शेयर होल्डर। एक जमाने में ऐसा अप्रोच यूज होता था, बाय दी शेयर होल्डर्स यूजिंग रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। सर आज के डेट में ऐसा अप्रोच यूज नहीं होता सर, जरूरत पड़ने से हो सकता है, बट इससे भी बेहतरीन अप्रोच मार्केट में प्रैक्टिस में आ चुका है। लेकिन इसका सोल्यूशन कैसे करना है ये आपके मन में चल रहा है। बहुत आसान तरीका है, फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी लिखा दिया। सर रिटर्न फॉर ए फर्स्ट ईयर बताओ, फर्स्ट ईयर का क्या रिटर्न होना चाहिए? रिटर्न फॉर ए ईयर, रिटर्न फॉर ए ईयर। अभी आपको रिटर्न फॉर ए ईयर देखना है। फॉर्मूला क्या है? D0 मतलब बेसिकली डिविडेंड, आप पूरा लिखो बात, डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज। सर हाँ 10%। 10% नहीं सर, डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस इनटू करना है 100, ठीक है। अब ये आपका रिटर्न फॉर ईयर का फॉर्मूला आपको मैं पहले ही लिखा के रखा। अब सर एक चीज आप देखो, आप फर्स्ट ईयर का चेंज कैसे मिलेगा आपको? सोचो सर,
return for the first year cannot be calculated as we don't know price at the beginning of first year. स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में क्या दाम था हमें नहीं पता, सिर्फ एंड का पता है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे सर? तो फर्स्ट ईयर को तो पता नहीं कर सकते, बट सेकेंड ईयर का कर सकते हो. फॉर द सेकेंड ईयर रिटर्न क्या होगा? सेकेंड ईयर का डिविडेंड बताओ प्लीज. सेकेंड ईयर का डिविडेंड बताओ. 30. कोई तो बताए. Yes, sir. 30 प्लस, अच्छा प्राइस चेंज कितना हुआ सर? 40. फर्स्ट ईयर 40. एंड 40, मतलब कैसे मिला? 640 माइनस 600 ऐसे मिल गया, डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस 600. फर्स्ट ईयर का एंड का जो है वही सेकेंड ईयर का बिगिनिंग है, इनटू कर दीजिएगा 100, तो हो जाएगा आपका, बताओ. 30 प्लस 40 11.67. Yes, sir. बिल्कुल सही. तो इस तरह से आपको फॉर द फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मिल गया सर. सिमिलर पैटर्न पे थर्ड ईयर का भी बता दो. 40 प्लस 700 माइनस 640 डिवाइडेड बाई 640 इंटू 100. प्लीज कैलकुलेट फर्स्ट. फोर्थ ईयर का भी बना दो. 15.625. 15.625. वेरी गुड सर. फोर्थ ईयर का 30 प्लस 780 माइनस 700 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 100. 15.71%. 15.71%. सिमिलरली फिफ्थ ईयर का और लास्ट ईयर का 30 प्लस, सॉरी 30 नहीं, लास्ट ईयर डिविडेंड 50 है ना. 50 प्लस 750 माइनस 780 डिवाइडेड बाई 780 इंटू 100. 2.56%. 2.56%. अब रिकॉर्ड रिटर्न के लिए क्या करना है? एवरेज ऑफ पास्ट रिटर्न. $11.67 प्लस 15.625 प्लस 15.71 प्लस 2.56 होल डिवाइडेड बाई 4 साल. हाँ सर, 1 2 3 4 कितना होता है? 11.39%. ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड रिटर्न. मतलब एक शेयर होल्डर इतना एक्सपेक्ट कर सकता है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच के थ्रू से. फिर इट्स अ ट्रेडिशनल अप्रोच. आजकल और भी काफी सारा पैरामीटर आ गया है शेयर में रिटर्न कैलकुलेट करने का, मतलब एक शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है. जैसे कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला बताऊंगा जिसका नाम है CAPM. इसमें मैं आपको डोंट राइट नाउ, मतलब कुछ लिखा नहीं रहा हूं, बीटा रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मार्केट में. इट्स अ वेरी 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 सेलिब्रेटेड अप्रोच सर. इसका पूरा नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. डिविडेंड डिसीजंस में भी पढ़ा जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर भी है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर भी है. CAPM मॉडल बहुत ही सेलिब्रेटेड मॉडल है. बीटा का यूज सीखोगे और शेयर प्राइस कैलकुलेट करना, मतलब रिटर्न कैलकुलेट करना सीखोगे कि किसी पर्टिकुलर शेयर से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो. समझ में आया सर?
नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन रहेगा, लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बेसिक आइडिया आज आपने ले लिया कि इक्विटी शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है, लेकिन नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स CAPM, DDM, ठीक है, ऐसे ऐसे अप्रोच में बात करूंगा आपके साथ। नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट और ये इक्विटी कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैं कैपिटल बजटिंग स्टार्ट करूंगा और नेक्स्ट वीक मैं थोड़ा सा क्लास नहीं रह पाऊंगा 5-7 दिन, ठीक है, आउट ऑफ स्टेट के कारण। तो मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहूँगा सर, मैं आपको लेवरेज का सारा लेक्चर शेयर करके जाऊँगा। आप प्लीज़ घर में लेवरेज का लेक्चर्स कंप्लीट करिएगा और मैं जो होमवर्क भी दूंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज वेल एज लेवरेज उसे भी सॉल्व करके रखिएगा, ठीक है। आज इतना ही है सर। बाय सर। স্যার বলছি এই ক্লাসের লিংকটা একটু হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাবেন, আমি কয়েকটা জিনিস মিস করেছি আর কি। আচ্ছা, পাঠিয়ে দেবো আমি, পাঠিয়ে দেবো। একটু আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ লিখে রাখো একটু, হ্যাঁ। ওকে স্যার।